हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कैलकुलस का, और वो है एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है ना, एरिया निकालना है हमें विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक सिंपल सा चैप्टर है, बट फिर भी इसमें सवाल मीडियम टाइप में ही आते हैं हमेशा, या फिर बच्चों से गलती भी होता है। सिंपल कंसेप्ट है, इसीलिए वो इजी मान करके पढ़ते नहीं है इसको ज्यादा अच्छे से, और सिली मिस्टेक्स का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? एरिया अंडर द कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड्स में एक क्वेश्चन तो मान करके चलो, एक ही क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, हर साल आएगा 6 मार्क का। एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, बट वही चीज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इंटीग्रेशन बड़े बड़े सॉल्व करने पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है ना, कर्व स्केचिंग वगैरह ये सब का अगर जानकारी आपको अच्छे से नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। खैर मैं ऐसा कोई कर्व स्केचिंग कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज जेईई सिलेबस में ये नहीं है, बोर्ड्स में तो होने का सवाल ही नहीं आता है। बट फिर भी जो आपका एओडी पार्ट 6 वाला पोर्शन बाकी है, उसमें जब ग्राफ्स वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर मैं अलग अलग कर्व स्केचिंग का टेक्निक आपको बता के दूंगा। सही बात है, बट इस चैप्टर में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, कर्व स्केचिंग को। ठीक है, तो कर्व स्केचिंग का खास करके कोई जरूरत नहीं होगा। अगर कोई कर्व, अननोन कर्व, बहुत सारे कर्व आपको शीट वगैरह में मिल जाएगा, अननोन कर्व जो आपको पता नहीं है, तो उस अननोन कर्व को अभी जितना इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मैं चाहता हूं कि आप उसी इंफॉर्मेशन की मदद से करो, क्योंकि आईटी आपको ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा जहां पे एकदम हैवी कर्व स्केचिंग का कांसेप्ट लग रहा होगा। बिल्कुल सही बात है ना, बट ऑफिशियली कर्व स्केचिंग में पढ़ा के दे दूंगा इन द एओडी पार्ट 6 आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है, बट अभी के लिए कोई जरूरत है नहीं, मेरे को लगता नहीं है इस चैप्टर में कोई अभी खास करके आपको जरूरत है। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी सवाल में आएगा अपन उसको उसी के मदद से करने का कोशिश करेंगे। सही बात है ना? क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर द कर्व्स। तो बड़ा देखो, सबसे पहले हमारा एरिया का कंसेप्ट आता है ना कि एरिया होता क्या है। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया हमेशा पॉजिटिव मेजर होता है, ये तो आप जानते ही होंगे कि एरिया हमेशा सर पॉजिटिव मेजर होता है। ठीक है, अभी मान लो कोई भी कर्व है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, समझाने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन तो बनाना ही पड़ेगा। ये मान लो कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, और यहाँ पे कोई भी एक कर्व है जो कि एक फंक्शन के रूप में अपन बता रहे, ये कोई भी एक कर्व है, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया गया है मान लो, और ये कर्व x एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, इन पर्टिकुलर लिमिट, मान लो ये कर्व यहाँ पे खत्म तो नहीं हो रहा है ना, इसका डोमेन मैं रेस्ट्रिक्ट करके देता हूँ आपको। मान लो इन दिस इंटरवल x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक, ये कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, ये तीन लाइन दैट इज x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस, ये तीन स्ट्रेट लाइन और ये कर्व मिलकर के कितना एरिया बाउंड कर रहा है वो आपको निकालना है। सही बात है, वो चीज आपको निकालना है। तो वो चीज अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो सर? सिंपल से सोचो ना भाई, सिंपल लॉजिक है, इतना कोई खास कोई दिक्कत नहीं है। एरिया निकालने का बेसिकली जो लॉजिक होता है, जो फिजिक्स में आप सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सब चैप्टर में जो आप इंटीग्रेशन करते हो, उसका जो स्मॉल एलिमेंट लेकर के जो फील आता है, वही फील मैं एग्जैक्टली यहाँ पे देने वाला हूँ। अपन इस पूरा रीजन का एरिया निकालने वाले ना, ये पूरा एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप। अभी ये वर्टिकल स्ट्रिप इतना सा मान लो, एकदम छोटा सा, बहुत ही छोटा, यहां पे तो आपको दिख रहा है बट हकीकत में ये दिखना भी नहीं चाहिए। सही बात है ना, इतना छोटा है। तो अगर बहुत छोटा है तो इसका जो लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं मैं क्या बोलने वाला हूं, इसका लेंथ dx मैं बोलने वाला हूं। सही है क्या? क्योंकि ये जो विड्थ है ये x एक्सिस में गिर रहा है ना। अगर आप ऐसे ऐसे विड्थ लेते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल विड्थ लेते हो, तब ये वाला विड्थ dy के वक्त आएगा, dy के बराबर आएगा। बट एज मैं अभी वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो आराम से आप बोल सकते हो कि इसका लेंथ dx लेंथ का एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं। बेसिकली जो इंटीग्रेशन का फील है वो है क्या? अगर मैं इसको, इस dx को बहुत ही छोटा बोल देता हूं तो ऐसे इनफाइनाइट छोटे छोटे स्ट्रिप्स कंसीडर कर सकते हैं इन दिस रीजन। तो ऐसे इनफाइनाइट छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकाल करके अगर सबको मुझे जोड़ना है तो मेरे को इंटीग्रेशन का मदद होगा, तब मेरे को सिग्मा समेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज समेशन फाइनाइट समेशन होता है, हमेशा फाइनाइट चीजों को ऐड करता है। बट अगर आप बोल रहे हो कि ऐसे ये बहुत ही छोटा, अभी आपको देखने से लगता है कि सर ये चीज तो आराम से फील हो जाएगा। ठीक है, 2 से 10 ऐसा छोटे छोटे स्ट्रिप लेंगे तो फील हो जाएगा। भाई अगर मेरे को इनफाइनाइट से मैं छोटा स्ट्रिप बनाना है तो मैं तेरे को फील ही नहीं करा पाऊंगा, दिखा ही नहीं पाऊंगा।
बस तुम्हें दिखा रहा हूं बड़ा करके, बट बोल रहा हूं मान लो जूम करके दिखाया इसको, जस्ट इस पोर्शन को, ब्लैक वाले पोर्शन को, बट हकीकत में ये इतना छोटा है ताकि आप समझो कि ऐसे स्ट्रिप इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं इस रीजन में, ठीक है। और उन सब के एरिया को मेरे को पहले तो इसका एरिया निकालेंगे और इसी जैसा अनंत स्ट्रिप होंगे उन सबको अपन जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो एरिया मिलेगा वो हमारा टोटल पूरा रीजन का एरिया हो जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम एक छोटा स्ट्रिप का एरिया पहले निकालते हैं और उसको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर देते हैं, और इनफाइनाइट टाइम्स जब भी किसी को ऐड करना होता है तभी हमें इंटीग्रेशन का मदद होता है, ठीक है ना। तो इसका ये dx हो गया, और अगर मैं इधर बोलूं कि ये लेंथ क्या है, ये लेंथ आप y कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये कोई भी x1 है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो x1, y तो होगा ना, बिकॉज कर्व के ऊपर ही आना है, इसको y मान सकते हो जनरली, y1 भी बोल सकते हो, बट जनरली मैं y ही मान रहा हूं बिकॉज ये वेरी भी करता जाएगा, तो y1, y2, y3 कितना आप लोग एक जनरल लेकर के छोड़ दो, y लेके छोड़ दो। सही बात है क्या, क्लियर है? तो अपन इसका इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया अपन क्या बोल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज y इनटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो y इनटू dx है वो कौन सा एरिया होगा, वो dA होगा। अगर मैं a को एरिया बोल रहा हूं तो ये d ऑफ a होगा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा एरिया। सही बात है ना, d ऑफ a क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, ठीक है, ये बहुत ही छोटा एरिया है और ये एक बहुत ही छोटा रेक्टेंगल का एरिया है। अब ऐसे अगर 1000 रेक्टेंगल मेरे को इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स अगर ऐड करते जाना है, तो इनफाइनाइट चीज को जब भी ऐड करना होता है तब सिग्मा से काम नहीं चलता, हमारे को इंटीग्रेशन चाहिए होता है। तो बोथ साइड अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ दैट रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ दैट रीजन आ जाएगा। सही बात है क्या, समझ आ रहा है ना, बोथ साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया ऑफ दैट रीजन आ जाएगा। और यहाँ पे आप ऐड कहां से कहां तक कर रहे हो, यहाँ पे dx है तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में ही होना पड़ेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन चल रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो ये x का वैल्यू a से कहां तक जाएगा, b तक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a से b और इधर आएगा आपका y dx। सही बात है, क्लियर है, a से b y dx, सही है ना। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx इन द लिमिट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b इन x एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कितना एरिया बाउंड कर रहा है उस चीज का कैलकुलेशन हमने किया, सही है, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b y dx। अभी यहां पे मसला है, मसला क्या है कि आप जानते हो जनाब कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अलजेब्रिक एरिया। डेफिनेट आपने तो पहले सिखाए हो ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। तो ये पूरा पूरा अगर ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरा कर्व सर ऐसे हो जाता है, अगर मेरा कर्व ऐसे हो जाता है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में, मान लो कर्व जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो आप क्या करोगे सर, तब तो आपको जो नेट एरिया चाहिए वो एरिया मान लो ये चाहिए आपको, ठीक है। और मान लो बाय डिफॉल्ट ये दोनों एरिया इक्वल हो गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने से तो आंसर 0 आ जाएगा, बट एरिया तो 0 नहीं हो सकता है। एरिया तो एक्चुअली ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना करके हम करते हैं, समझ आ रहा है ना, दैट इज एरिया तो a और a ट्वाइस से होगा ना, ये अगर a है ये भी a है तो एरिया मान लो a1 a2 मान लेते हैं, तो नेट एरिया जो होगा, नेट एरिया का जो आंसर होना चाहिए वो तो a1 प्लस a2 होना चाहिए। a2 ऑब्वियसली अगर नेगेटिव में आएगा तो उसको मॉड्यूलस लगा करके पॉजिटिव बना के ऐड करेंगे, बिकॉज एरिया में तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर करोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो इसको विद द साइन काउंट करेगा, दैट इज ये नेगेटिव भी आंसर दे सकता है, दैट इज ये पॉजिटिव। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट करोगे तब तो ये a1 माइनस a2 कैलकुलेट हो जाएगा, बट हकीकत में तो आपको a1 प्लस a2 कैलकुलेट करना था। सही बात है क्या, फील आ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली तो अपने को a1 माइनस a2 मिल जाएगा ना भाई, बट अपने को हकीकत में तो a1 प्लस a2 का जरूरत था ना, यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर से हो जाएगा और बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है जब आपका कर्व कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस लाइन करेगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है चैप्टर का, जो सबसे शुरुआत में आता है और मास्टर कभी इसको नहीं बताता है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला रटा करके चला जाता है। और बच्चे भी अच्छे अच्छे बच्चे मेरे जिंदगी में मैंने देखा है, 100 में 100 लाने वाले बच्चे इस चीज को नहीं पता होता है। उनको पूछो एरिया क्या होता है, वो वही बोलेगा इंटीग्रेशन a टू b y dx एंड you टीचर्स। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? इसका फील ही नहीं है, इसका फील ही नहीं है। अगर पूछो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो एरिया 0 आ जाएगा, वो 0 भी आंसर दे देगा।
सही बात है क्या? बट 0 तो हो नहीं सकता है ना भाई एरिया कभी। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मतलब करेक्शन जो है वो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को उस जगह पे ब्रेकिंग लगाना होगा जहां पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। सही बात है? ठीक है, उधर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिसकंटिन्यूटी पे ब्रेकिंग लगाते थे ना, इधर हमारे को उस जगह पे ब्रेकिंग लगाना होगा जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इस रीजन का जो ओरिजिनल एरिया हो जाएगा, वो ओरिजिनल एरिया तेरा क्या आएगा, अगर ध्यान से देखे तो वो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू c fx dx, दैट इज y dx, है ना, प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। बोले सर फायदा क्या हुआ? आंसर तो एक ही मिलेगा, इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के नीचे है और ये पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली a1 माइनस a2 ही तो कैलकुलेट हुआ। आपको ब्रेक करके क्या फायदा हुआ? नहीं, सिर्फ ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा, जो नेगेटिव में आने वाला है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे दो डंडा यूज करेंगे, दैट इज मॉड्यूलस। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ग्राफ बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, जो जाएगा ही जेई के एग्जाम में, ये तय रखो आप, बोर्ड्स में जाएगा ही नहीं मेरे को नहीं पता, बट अगर गया तो अपन एरिया पे डायरेक्टली मॉड ले लेंगे, कौन से वाले हिस्से का? उस वाले हिस्से का जो एक्स एक्सिस से नीचे एरिया बाउंड कर रहा है। सही बात है क्या? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन अगर सीखेंगे चीजों को तो कभी कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। क्लियरली पूरा चीजें जो है फील आ रहा है, फील आकर के समझ आ रहा है, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको सिखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। तो बिल्कुल आपका डाउट आना बनता है कि यहाँ पे सर अगर ये नीचे चला गया तब तो एरिया 0 हो जाएगा, बट हकीकत में एरिया कभी भी 0 या फिर नेगेटिव हो नहीं सकता है। एरिया डेफिनेटली दोनों का समेशन होना चाहिए, तो समेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही एरिया कैलकुलेट करेंगे, बट ऐसा हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव देगा ही देगा, बिकॉज सी से बी पे ग्राफ पूरा पूरा कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे सी से बी पे इस फंक्शन का, तो वो नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो उसको पॉजिटिव बना के ही तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसीलिए हमने ये मॉड्यूलस लगा दिया यहाँ पे। सही बात है क्या? क्लियर है? तो इस तरीके से प्रॉपर फीलिंग के साथ अगर चीजों को पढ़ोगे तो कभी कोई दिक्कत होने का सवाल आता ही नहीं है सर। सही है क्या? आगे जो भी थ्योरी वगैरह है वो अपन एज इट इज आपके शीट्स को ही फॉलो करते जा रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है? उसमें आपको खास करके कोई ऐसा तकलीफ नहीं होगा। सही बात है क्या? तो बहुत सारे पॉइंट्स तो बता दिए लगभग मान लो। अभी मान लो अगर आपका जो ग्राफ है वो अगर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस होता है, जो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो आपका ग्राफ होगा वो मान लो पूरा लिमिट में x इक्वल टू a से x इक्वल टू b पूरा इंटरवल में वो कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एरिया जो है वो कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b fx dx अगर कैलकुलेट करूंगा इस जगह पे तब तो वो पूरा पूरा नेगेटिव आएगा, बट एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? पूरा पूरा मॉड्यूलस लग जाएगा, वही हो जाएगा एरिया का आंसर। क्लियर है? तो ये मॉड्यूलस का सिग्निफिकेंस हमारे को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब भी कर्व नीचे जाएगा तुरंत अपन क्या करेंगे? मॉड्यूलस लगा देंगे उस वाले रीजन को, ठीक है ना? डायरेक्टली यहाँ पे a टू b एरिया कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं होगा, है ना? आपको आंसर बहुत ही कम मिलेगा। सही बात है क्या? तो आपको ब्रेकिंग लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ये मान के चलो जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे जाएगा, दैट इज जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस किया उसी जगह पे हमें ब्रेकिंग लगाना पड़ेगा, और यहां से यहां तक ऊपर वाला रीजन को तो सेम कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे वाले रीजन को आपको मॉड्यूलस के साथ कैलकुलेट करना होगा। सही बात है क्या? क्लियर है? इसी तरीके से अगर अपन सीखेंगे तो कोई दिक्कत होने का कोई सवाल आता ही नहीं है। सही बात है क्या? क्लियर है? तो ये हो गया, चलो ये हो गया जनाब आपका एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व एंड एक्स एक्सिस इन बिटवीन द टू लाइंस। सही बात है क्या? क्लियर है? ये हो गया एक सिंपल सा एरिया जो आपने कैलकुलेट किए, y इज इक्वल टू fx जो एरिया बाउंड कर रहा है इन लिमिट्स, इन पर्टिकुलर लिमिट्स x बराबर a तो x बराबर b। अभी जो हम देखने वाले, जो हम आपका इस बार को बोर्ड सिलेबस से हटा दिया, वो क्या है? पहले थ्योरीज पे बातचीत कर लेते हैं। वो क्या है? वो है कि एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है ना? एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। अभी जैसे मैं आपको फील दिलाता हूं, एग्जैक्टली जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ जाएंगे, ठीक? अभी अगर मैं ऐसा कोई सीन आपको बना करके दे देता हूं, मान लीजिए ये x है, ये y है, सही है क्या? ये मान लीजिए कोई भी एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स,
ठीक है, और ये कोई भी एक कर्व है, मान लीजिए y इज इक्वल टू gx, ठीक है, और हमारे को एरिया कैलकुलेट करना है इन द इंटरवल x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। सही बात है क्या, क्लियर है? चलो, तो अभी हमारे को एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व, दैट इज fx एंड gx इन द इंटरवल a टू b, ठीक है, दैट इज इन द इंटरवल a टू b, मतलब और दो लाइन, मान लो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, दो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों कर्व है, ये चारों चीज मिलकर के जो एरिया बाउंड कर रहा है वो एरिया ऑब्वियसली कौन सा होगा, ये क्लोज्ड एरिया होगा ना। समझ में आ रहा है क्या, पक्की बात, क्लियर है भाई? तो ये क्लोज्ड एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पहले ये ब्लैक वाला एरिया निकाल दो ना, जो fx x एक्सिस के साथ बाउंड कर रहा है, और फिर अगले वाले केस में आप ये ब्लू वाला एरिया निकाल दो जो gx बाउंड कर रहा है। तो ब्लैक से ब्लू अगर माइनस कर देंगे तो रेड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व fx एंड gx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले मैं बड़ा वाला एरिया निकाल देता हूं, ब्लैक वाला जो fx x एक्सिस के साथ बाउंड करता है, क्योंकि मेरे को जो फॉर्मूला पता है वो कौन सा फॉर्मूला है, वो कोई भी कर्व x एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बाउंड करेगा वो फॉर्मूला मुझे पता है। तो ये a टू b fx dx हो जाएगा यहाँ पे, सही है? ये टोटल एरिया हो गया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx एंड x एक्सिस, और इस चीज से अपन घटाने वाले किसको, इंटीग्रेशन a टू b, किस चीज को घटाएंगे, इंटीग्रेशन a टू b gx dx को घटा देंगे, क्योंकि ये जो ब्लू वाला रीजन है ये है आपका ब्लू वाला रीजन, ठीक है, और ये है आपका ब्लैक वाला रीजन। तो ब्लैक से ब्लू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास रेड वाला आ जाएगा, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो इस चीज को अगर सम अप करके अगर आप लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा fx माइनस नीचे आ जाएगा gx इनटू dx। और इस चीज को आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि दिस कैन बी known as upper curve minus lower curve, upper curve minus lower curve into dx। सही बात है क्या, क्लियर है, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है? तो दिस इज द एग्जैक्ट फीलिंग, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx। सही बात है, ये हो गया हमारा ओवरऑल एरिया बाउंड बाय दिस कर्व, ठीक है, बाय द टू कर्व्स y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx इन द इंटरवल x बराबर a एंड x बराबर b। आपका शीट में एक एग्जांपल भी है इसके ऊपर, तो छोटा मोटा एग्जांपल वो भी मैं उठा के आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? ये सब तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स का एक्सप्लेन कर ही दिया, अभी शीट में आगे जो चीज लिखा गया है वो भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? मान लीजिए ऐसे चल रहा है मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लिमिट्स है x बराबर a से लेकर के x बराबर b, सही है क्या? उसके बीच में जो पिक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है कुछ पिक्चर, है ना? यहां से मान लीजिए ऐसे गया और ऐसे आया, सही है क्या? इस पॉइंट को मैं x1 बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं x2 बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं x3 बोल रहा हूं एंड इस पॉइंट को मैं x4 बोल रहा हूं, सही है? दिस इज माय अपर कर्व fx एंड दिस इज माय लोअर कर्व gx, सही है क्या, क्लियर है? तो एरिया बाउंड बाय दिस टू कर्व एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b आपको निकालना है, सही है? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व fx एंड gx एंड x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू b। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एरिया आएगा ना, ऑब्वियसली x इक्वल टू a x इक्वल टू b, और दोनों कर्व मिलकर के जो एरिया बाउंड कर रहा है वो यही आ रहा है। अभी इसको अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? तो अलग अलग पॉइंट में कर्व चेंज हो रहा है ना, अपर कर्व यहाँ इस इंटरवल में अपर कर्व है fx, इस इंटरवल में अपर हो गया gx, फिर अगले वाले पे fx है, फिर अगले वाले पे gx है, फिर fx, सही बात है ना, क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a से x1 तक इंटीग्रेट करेंगे। a से x1 तक क्या हो जाएगा, एरिया अपर माइनस लोअर हो जाएगा ना, दैट इज fx माइनस gx dx। सही फील आ रहा है आपको, ठीक है? फिर आपको चेंज करना पड़ेगा x1 से x2 में, x1 से x2 ये क्या हो जाएगा, gx माइनस fx dx हो जाएगा, सही बात है ना? फिर क्या हो जाएगा, x2 से x3 जाओगे, x2 से x3 ये क्या हो जाएगा आपका fx माइनस gx हो जाएगा अगेन, सही है क्या? फिर आपका क्या होगा, फिर x3 से x4 हो जाएगा, x3 से x4 ये क्या हो जाएगा, gx माइनस fx dx हो जाएगा, सही है क्या? और फिर आपका लास्ट में x4 से b तक आएगा,
जो कि हो जाएगा fx माइनस gx। तो इस तरीके से हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उधर हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, पहले एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस कर रहा था उस जगह पे ब्रेक कर रहे थे। अभी दो कर्व है ना, एक्स एक्सिस को रिप्लेस करके एक और कर्व आ गया, मान लो gx आ गया। एक्स एक्सिस इज आल्सो ए कर्व, एक्स एक्सिस को रिप्लेस करके एक और कर्व आ गया gx। तो पहले आप क्या कर रहे थे कि एक्स एक्सिस को जहां पे क्रॉस कर रहा था ग्राफ उस जगह पे ब्रेक कर रहे थे। मतलब क्या कि मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही तो ब्रेकिंग कर रहे थे ना। तो ऑब्वियसली अगर इसको ही अगर मैं gx बोल देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि fx और gx जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस जगह पे ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे भी आप देखो fx और gx का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ही हमने ब्रेकिंग की है और एग्जैक्टली उसी जगह पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप फील कर रहे हो कि जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद ही अपर कर्व और लोअर कर्व चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अपर कर्व और लोअर कर्व में चेंजेस आ रहा है, ये चीज आप फील कर रहे हो, सही बात है ना, क्लियर है। क्योंकि देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन gx dx और ये रीजन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो माइनस करेंगे तो gx माइनस fx ही आ जाएगा इन द इंटरवल x1 to x2। सही है, उम्मीद करता हूं पूरा समझ आया होगा आपको। अगर थियरी में दिक्कत है तो साथों साथ पूछ करके खत्म करो। क्वेश्चन के थ्रू जब क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपना आप और क्लियर होता जाएगा। बट एज अभी तक क्वेश्चन आया नहीं तो मैं बोल रहा हूं कि इसी को पहले क्लियर करने का कोशिश करो। सही बात है, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका फंडामेंटल्स बिल्ड होता जाएगा और आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे टॉपिक में। सही है क्या, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है उसको भी पिक करते चलिए। एक और एग्जांपल है, देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान के चलिए इस टाइप का फील आ रहा है क्या, इस टाइप का ध्यान देखिएगा, ये है, ठीक है, ये है, ऐसे कोई भी एक कर्व है और ऐसे कोई भी एक कर्व है और ये है x इक्वल टू बी और ये है मान लीजिए x इक्वल टू ए। ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx gx एंड x इक्वल टू a एंड b। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना नेट एरिया बाउंडेड बाय fx gx एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ऐसा कुछ सोचने का जरूरत है कि ये x एक्सिस के नीचे चला गया, नहीं। बाउंडेड बाय टू कर्व्स अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपर माइनस लोअर करो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपर माइनस लोअर कर दो, क्या दिक्कत है, आराम से आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जरा सोचने का प्रयास करो, सोचने का प्रयास करो जरा, ठीक है। देखो देखो अगर मैं यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं तो मान लो ये आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C और ये है आपका B। तो A से C पे मैं क्या करूंगा, A से C पे मैं fx माइनस gx इंटू dx करूंगा, ठीक है। और C से B पे मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं gx माइनस fx इंटू dx करूंगा। दैट्स इट, यही हो जाएगा मेरे एरिया बाउंड, ठीक है ना। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये उनको बहुत तकलीफ देता है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप क्या करना चाहते थे, यहाँ पे समझा करो ना, आप क्या क्या करना चाहते थे। मान लो मैं इस पॉइंट को C1 बोल देता हूं, मैं आपको फील दिला रहा हूं, मैं इस पॉइंट को C1 बोल देता हूं। फील करना जरा, फील करना, आपको जो डाउट है वो मेरे को पता है कि कहां पे डाउट आएगा, उस चीज को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जरा ध्यान से मेरा साथ दे करके मेरे वर्ड्स को सुनो अच्छे से, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका रीजन तकलीफ दे रहा है ना। C1 से C तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, C1 से C तक तो आप fx माइनस gx dx से खुश हो, क्योंकि वो कंप्लीटली अबव एक्सिस से चला गया, आपके फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं समझ सकता हूं आपका भावनाओं को, बट इस रीजन में आपको बड़ा तकलीफ है, इस रीजन में। तो इस रीजन में फील करना जरा, इस रीजन में क्या है, इस रीजन में तुम क्या करोगे, मान लो तुम अपर माइनस लोअर कैलकुलेट मत करो, तुम अपर माइनस लोअर कैलकुलेट मत करो, तुम इस एरिया को अलग से कैलकुलेट करो और इस एरिया को अलग से कैलकुलेट करो। तो क्या आएगा, A1 का जो वैल्यू होगा, जस्ट दिस इज योर A1 है ना, और ये डॉट वाला है योर A2, ठीक है। तो A1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, A से C1 fx dx हो जाएगा, सही है क्या, क्लियर है। और A2 का जो वैल्यू होगा, A2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा तेरा, A से C1 तक gx dx होगा। इन दोनों को ऐड करेगा तभी तो तेरे को कंप्लीट एरिया मिलेगा ना। बट जनाब फील करना कि A to C1 gx dx जब करूंगा वो तो इंटीग्रेशन नेगेटिव में आएगा ना, तो उसको एरिया निकालने के लिए, उसका अगर मैं प्रॉपर एरिया चाहता हूं तो मेरे को पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं यहाँ पे बाहर एक माइनस साइन लगाऊंगा ना,
तो इस माइनस की वजह से ये क्या होगा, प्लस माइनस मिल करके माइनस ही तो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो a से c1 fx माइनस gx ही तो आएगा ना आपके पास, और a से c1 fx माइनस gx और c1 से c तक fx माइनस gx, अगर डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं तो इन दोनों को मर्ज करके तो डायरेक्टली a से c तक fx माइनस gx ही तो लिख सकते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है, ये देख प्रूव भी कर दिया मैंने, समझ में आ रहा है ना। तो अभी तक आपको पता चला होगा कि a से c fx माइनस gx जो लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था। दैट इज अगर दो कर्व से एरिया बाउंडेड पूछ रहा है तो डायरेक्टली अपर माइनस लोअर करके काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे और ऊपर ये सब सोचने का जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अगर सोचोगे तो भी देखोगे घूम करके वही आंसर आया जो fx माइनस gx करके आता, बिकॉज फील को समझो ना कि कर्व नीचे जहां पे है इसीलिए तो माइनस gx हो रहा है, समझ आ रहा है ना। माइनस gx में तो वो वही चीज हो रहा है ना कि इंटीग्रेशन fx dx इंटीग्रेशन gx dx ऐड करना चाहते हो, बट डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं पाओगे, इसको तो नेगेटिव करना पड़ेगा, बिकॉज ये आंसर नेगेटिव देगा इंटीग्रेशन, तो इसीलिए अल्टीमेटली तो fx माइनस gx ही आ जाएगा ना भाई, ठीक है। तो इस चीज को फील करो, है ना, कि जब भी दो कर्व से एरिया बाउंड आपको पूछा जाएगा और अगर गलती से एक कर्व नीचे भी अगर गया, सिंगल कर्व विद एक्स एक्सिस एरिया बाउंड मैंने आपको बता दिया, अगर एक्स एक्सिस से नीचे जाता है तो ब्रेक करोगे, है ना, एक्स एक्सिस और उस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, दैट इज वो कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। बट अगर दोनों कर्व से एरिया बाउंड आपको निकालना है तो डायरेक्टली अपर माइनस लोअर करो, फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली बस इस जगह पे ब्रेक करो कि कहां पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज पॉइंट सी, उस जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे पीछे अपर कर्व और लोअर कर्व का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, समझ आ रहा है। पहले जो अपर था वो लोअर बन जाएगा, जो लोअर है वो अपर बन जाएगा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। इसी चीज के लिए आपको ध्यान से सुनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज अगर एक साथ में कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है तो एकदम बहुत ही कम टाइम में ये चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाएगा, सही बात है क्या, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू f ऑफ y एंड द लाइंस y बराबर y1 एंड y बराबर y2, सही बात है क्या, क्लियर है। चलो क्या एरिया बाउंड करेगा x इक्वल टू f ऑफ y, ठीक है ना। मान ले कभी मैंने आपको एक कर्व दे दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है, और मैंने पूछा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सोचो कि अगर आप यहां से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना चाहते हो, बिकॉज ये फंक्शन, ये जो फॉर्मूला आपका चलता है वो तो y dx चलता है, y dx मतलब fx dx, तो यहाँ पे तो fx चाहिए होगा, तो यहां से आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज के लिए हम लोग ये सिखा के देते हैं कि y एक्सिस पे भी एरिया बाउंड अपन निकाल सकते हैं, सही बात है ना। तो इस जगह पे जब भी आपको बोला जाएगा ना तो कभी भी x एक्सिस के साथ एरिया बाउंड नहीं बोला जाएगा, ठीक है, आपको y एक्सिस के साथ एरिया बाउंड पूछा जाएगा जब भी आपको x इज इक्वल टू f ऑफ y के फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली अपन फील करते हैं जरा कहानी में क्या है, सेम कहानी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ऐसा कोई भी एक कर्व है, ठीक है ना, ये है तेरा मान ले y इज इक्वल टू y2 एंड ये है तेरा y इज इक्वल टू y1, तो y इज इक्वल टू y1, y इक्वल टू y2, x इक्वल टू fy और y एक्सिस मिलके क्या एरिया बाउंड कर रहा है, ऑब्वियसली ये एरिया बाउंड कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले की तरह एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, तो अभी पहले वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे थे, अब की बार आप ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे क्योंकि वो y एक्सिस पे बाउंड हो रहा है। तो इस स्ट्रिप का पहले वर्टिकल में आ रहा था तो dx लेंथ लिए थे क्योंकि x एक्सिस में आ रहा था, अभी y एक्सिस में गिर रहा है तो इसको dy लेंथ लोगे, ठीक है, और इसका इधर वाला लेंथ मान लेते हैं x है, तो dA जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x dy हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास एरिया आ जाएगा x dy फ्रॉम y1 टू y2 एंड व्हाट इज योर x विल बी योर फंक्शन ऑफ y dy, तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया बाउंड। क्लियर है, सही बात है, पक्की बात है ना भाई, ठीक है। तो बस वही चीज आपको समझना है, क्लियर है, ठीक है। अगर x एक्सिस में आपको एरिया बाउंड निकालना है ना, तब तो x का लिमिट देना पड़ेगा ना, x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2 देना पड़ेगा, है ना, मान लो तब तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। x1 से x2 तक इंटीग्रेट करोगे और y को एज ए फंक्शन ऑफ fx आपको देना पड़ेगा, सही बात है, क्लियर। इस तरीके से अपन सोच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा ये सब, हाँ ये सब थियरी में बता रहा हूँ, थियरी पे इतना टाइम डिवोट करने का मकसद बहुत ज्यादा है, समझ आ रहा है क्या,
क्लियर है? अभी देखो उधर जो मैं अपर लोअर किया था, इधर भी अगर वही चीज करने का प्रयास करूं आपके साथ, मान लो ऐसा कोई एरिया पूछ देता हूं y इक्वल टू y1 से y इक्वल टू y2 तक, मान लो, सही है? तो अब कैसे क्या करोगे? y इक्वल टू y1 से y इक्वल टू y2 तक कर्व जो एरिया बाउंड कर रहा है, x इक्वल टू f ऑफ y जो एरिया बाउंड कर रहा है विद y एक्सिस, वो क्या आएगा? डेफिनेटली आपको यहाँ पे कट मारना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा c। तो आप क्या करोगे? y1 से c तक क्या हो जाएगा? f ऑफ y dy, बट वो माइनस साइन में आएगा बिकॉज ये नेगेटिव में जा रहा है। इधर वाला रीजियन y एक्सिस के लिए नेगेटिव होगा, इधर वाला रीजियन y एक्सिस के लिए पॉजिटिव होगा। याद रखना, अगर x एक्सिस में आता है तो अपर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव, अगर y एक्सिस में आता है तो राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? तो ये याद रखना। और प्लस c से y2 तक जो एरिया आएगा वो तो पॉजिटिव ही है, डायरेक्टली इसको fy dy से भी अपन कर सकते हैं। सही है? क्लियर क्या? ठीक है? इधर राइट लेफ्ट का चक्कर, इधर अपर लोअर का चक्कर, याद रखना। सही बात है क्या? क्लियर है? सिमिलरली अगर वो ये जो अभी जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कि एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, इस केस में अगर मैं पूछने का कोशिश करूं तो क्या होगा? बोल तो भाई, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है ना? मान ले ऐसा कोई भी एक कर्व है, ठीक है, और मान ले ऐसा कोई भी एक कर्व है, ठीक है, और ये है तेरा y बराबर y2 और ये है तेरा y बराबर y1। सही है? ये कर्व है x इक्वल टू f ऑफ y और ये कर्व है तेरा x इक्वल टू g ऑफ y। ठीक है? मान ली ये एरिया तुम्हारे को निकालने के लिए बोला गया है, तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली कैसे करोगे? बोलो। इंटीग्रेशन, एरिया विल बी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से अपर लिमिट, दैट इज y1 से y2। नीचे वाला ऑब्वियसली ओरिजिन के नजदीक जो होगा वो लोअर लिमिट होगा, है ना? पहले तो अपन अपर माइनस लोअर करते थे, याद है आपको? अपर माइनस लोअर करते थे। अब की बार अपन क्या करेंगे? राइट माइनस लेफ्ट करेंगे। अपर की जगह पे राइट, लोअर की जगह पे लेफ्ट। ये चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए। राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, सही बात है ना? दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ वाई माइनस जी वाई ऑफ डी वाई। सही बात है क्या? एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, ये हो जाएगा राइट माइनस लेफ्ट का। राइट माइनस लेफ्ट का करो, आराम से आपके पास जो है आपका आंसर मिल जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? बस वही लॉजिक है ना? तो अगर अपन आगे चलते हैं तो और हमारे पास खास कोई थियरी का पॉइंट है नहीं। हाँ, लास्ट में आपको कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स जरूर दिया हुआ है जो आपको याद रख लेना है। एकदम 4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आईआईटी जेईई में, एडवांस में तो बिल्कुल नहीं आएगा, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है कभी कभी, है ना? y इक्वल टू साइन एक्स 0 से पाई में कितना एरिया बाउंड करता है, ये सारी चीज अपन प्रूफ करेंगे, अभी चिंता मत करो। बट अगर आप एक बार इसको डायरेक्टली याद रख लेते हो जो फॉर्मूला लिखा गया है, तो बहुत ही फायदा हो जाएगा, बहुत ही फायदा हो जाएगा। मैं आपको क्या बताऊं, समझ में आ रहा है ना? अगर डायरेक्टली इसी में क्वेश्चन दिख गया, मान लो जैसे पॉइंट नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दोनों का एरिया बाउंड बताओ। अगर ये दोनों के दोनों एरिया जो बाउंड कर रहा है, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आ गया ऐसा कोई क्वेश्चन 8x और 12y, तो डायरेक्टली आप a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 देकर के आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, बिकॉज फॉर्मूला आपके पास दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये निकालना तो प्रोसीजर तो जो है अभी तो क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आना ही चाहिए। बट उसके अलावा जो है हमारे को फॉर्मूले जो है वो भी एकदम टिप्स में होने चाहिए, ताकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन उसमें से गिर गया तो अपन आंसर कर पाए। प्रोसीजर तो पता ही है कैसे निकालते, बट आंसर भी कर पाएंगे डायरेक्टली। सही बात है क्या? क्लियर है? तो चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देखते हैं अच्छे से। तो चलिए अभी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शीट्स का एक्सरसाइज 1 से लिया है सारे प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 पहले क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस। सही है क्या? तो हमें एरिया निकालना है उस रीजन का जो बाउंड हो रहा है एक पैराबोला से और x एक्सिस से। तो वो पैराबोला क्या है? सबसे पहले ये आप डिसाइड करो। गिवन कर्व इज सबसे पहले क्या लिखेंगे? y बराबर ट्वाइस x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर सही से लिखना है तो कहीं ना कहीं कर्व को प्लॉट करने के लिए हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या आएगा आपके पास? y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये समझ आ रहा है ना? ये कैपिटल Y एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला होता है, जहां पे इसका वर्टेक्स क्लियरली नजर आ रहा है 1,1 है। तो हर जगह पे कर्व स्केच करना जरूरी नहीं होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि बढ़िया फील आए, है ना?
और x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y भी 0 आएगा, और y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, 0 और 2 पे होगा, तो यहाँ पे 2 पे भी कट करेगा, तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगा आपका। सही है ना, इस तरीके से होगा पैराबोला। मेरा पैराबोला स्मूथ नहीं हुआ, आप उसको सही से बना लीजिएगा अगर चाहते हो तो। सही है, क्लियर है, आप उसको स्मूथली बना लीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा आपका पैराबोला। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है और ये हो जाएगा आपका 1,1 वाला पॉइंट। सही है, तो दिस इज योर ग्राफ। तो अभी क्लियरली पता चल रहा है कि ये एरिया और एक्स एक्सिस मिलके जो एरिया बाउंड कर रहा है वो क्लियरली ये शेडेड पोर्शन होगा, है ना। ये कर्व और एक्स एक्सिस मिलके यही एरिया बाउंड हो रहा है, और तो कोई एरिया पता नहीं चल रहा है, इधर तो अनबाउंडेड है, इधर भी अनबाउंडेड है। तो बाउंडेड एरिया आपको पूछा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, दिस इज योर बाउंडेड रीजन एंड दिस इज द अनबाउंडेड रीजन, दिस आर द अनबाउंडेड रीजन। समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, द एरिया बाउंडेड by vertically downward parabola, area bounded by vertically downward parabola number 1, and x-axis is shown in figure, एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। and the required area is एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। एरिया कहां से कहां तक होगा बाउंड, 0 से 2 तक होगा ना, और 0 से 2 तक ये तो एक सिंगल कर्व और एक्स एक्सिस के बाउंडेड एरिया है, तो ये डायरेक्टली अपर माइनस लोअर, मतलब एक ही चीज है। एक्स एक्सिस को अगर लोअर मानते हो तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, एक ही चीज है, डायरेक्टली सिर्फ fx dx ही आएगा, दैट इज y dx। और y यहाँ पे क्या है, अब जानते हो बढ़िया से, y क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका जो एरिया बाउंडेड हो जाएगा 2x dx का एरिया हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाई 3, दैट इज 4 माइनस 8 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। सही है क्या, क्लियर है। तो यहां तक लिखना है तो पूरा कंप्लीट मार्क आपको दिया जाएगा। सही बात है, सही है ना। यहां पे ऐसे लिख सकते हो, which is a vertically downward parabola, ठीक है, इसको रोमन 1 दे दो। सही है क्या, ठीक है। फिर एक और चीज यहाँ पे घुसा सकते हो आप, इस जगह पे मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, ठीक है, कि when y is equal to 0 implies 2x minus x square equal to 0, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 0 और 2, therefore the parabola 1 cuts x axis at 0, 0 and 2, 0 where its vertex is 1, 1 as shown in figure। तो ये पार्ट आप बीच में घुसा दोगे इस जगह पे, तो और अच्छा हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। सही है क्या, क्लियर है। तो जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग आप करते रहिएगा, तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्लीट नंबर आपको मिलेगा। सही है क्या, क्लियर है। तो आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं जर्नी। फाइंड द एरिया बाउंडेड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स। अच्छा, ये एलिप्स कितना एरिया बाउंड करता है वो आपको निकालना है। सही है क्या, क्लियर है। तो मैंने आपको बार बार डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त बोला था कि देख दोस्त, टाइप 10 वाला जो भी इंटीग्रेशन था उसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना इंडेफिनेट में, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, बिकॉज इन सब का जरूरत तो आने वाला है, ये तय है, ये मान के चलो ये तो आएगा ही आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में ही आएगा। सही है क्या। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन कर्व इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चाहे a ग्रेटर देन b हो या फिर a लेस देन b हो, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, बात सेम रहेगा। सही है क्या।
तो यहाँ से वाई स्क्वेयर, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल देते सबसे पहले, वही तो हमारा काम है ना। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कहीं ना कहीं b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, सही है, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना। तो y का वैल्यू जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है प्लस माइनस b बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, क्लियर है। तो a और b अगर दोनों पॉजिटिव दिया जाता है तो अभी y के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, है ना। हम कंसीडर कर लेते हैं a ग्रेटर देन b, हम कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज a ग्रेटर देन b पे जो एरिया बाउंड होगा a लेस देन b पे जस्ट ये चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री रोटेट होगा बट एरिया तो उतना ही रहेगा ना, कर्व का शेप चेंज होगा बस एरिया तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया अगर आप ध्यान से देखो तो चारों क्वाड्रेंट में ये एरिया सिमेट्रिक है, तो एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल करके अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास टोटल एरिया मिल जाएगा, सही है क्या, क्लियर है। इस तरीके का टेक्निक आप अपना सकते हो इस चैप्टर में, सही है। तो यहाँ पे y आपको क्या मिल गया, प्लस माइनस b बाई ए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द एरिया बाउंडेड बाई द क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है ना, एरिया बाउंडेड बाई द क्लोज्ड कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज शोन इन फिगर, ब्रैकेट में लिख दोगे कंसीडरिंग a ग्रेटर देन b, सही है क्या, क्लियर है, ऐसे प्रिसाइसली लिखोगे कंसीडरिंग a ग्रेटर देन b, therefore the required area bounded by the ellipse capital A is equal to क्या हो जाएगा, 4 times into area by ellipse in first quadrant, सही है क्या, 4 times into area bounded by ellipse into first quadrant, ऐसे अपन कर सकते हैं आराम से। और एरिया बाउंडेड बाई ellipse in first quadrant क्या हो जाएगा, 4 into इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, x का लिमिट देखो कहां से कहां तक है, ये माइनस a है, ये सभी जानते हो ये सब लिमिट्स, ठीक है ना। या फिर अगर साइड में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, when y is equal to 0 from 1 we have x square equal to a square, that is x equal to plus minus a, therefore curve cuts x axis at a, 0 and minus a, 0, सही है क्या। तो इसका ही जरूरत है, y एक्सिस का जरूरत है नहीं हमारे को, तो यहाँ से अपन आराम से क्या कर सकते हैं, 4 इंटू ये वाला एरिया कर देते हैं, और ये वाला एरिया क्या आएगा, 0 से a y इंटू डी एक्स, वेयर y शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अभी जो आप एरिया लिख रहे हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख रहे हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लिखते हो तो y को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आप माइनस वाला चीज रिजेक्ट कर सकते हो, सही है क्या। तो आराम से आप क्या करो, 4 इंटू 0 से a b बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कर देते हैं, सही है। तो ये 4b बाई ए बाहर आ जाएगा और अंदर बस आप ये एरिया सॉल्व कर देना, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना, करके आंसर बस फॉर्मूला लिखना है और लिमिट्स पुट करना है ना। सॉल्व जैसे ही करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल करके आएगा, ठीक है, वो हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है यार मैं भूल गया, मेरे ख्याल से इसका इंटीग्रेशन जो था वो कुछ ऐसा ही था ना कि भूल गया 1/a sin इनवर्स x by a था क्या, sin इनवर्स x by a का तो डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, पता नहीं भूल गया, जो भी है, बट आप कैलकुलेट कर लेना, करके मेरे को रिजल्ट याद है, रिजल्ट जो आएगा एरिया ऑफ एलिप्स आप जानते ही हो पाई इंटू ए बी आएगा अल्टीमेटली सॉल्व हो करके, मतलब इंटीग्रेशन जो होगा वो पता ही चल रहा है कि इंटीग्रेशन आएगा पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4 आएगा,
सही है क्या? इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। लॉग वगैरह में आता है, इंटीग्रेशन देख लीजिएगा रिजल्ट क्या है, सही है। तो ये आ गया पाई ए बी, और एरिया बाउंडेड बाई एलिप्स, है ना। आप जानते हो कि कंप्लीट एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है हमेशा। मैक्सिमम मिनिमम में अपन देख करके आए कि मैक्सिमम एरिया बाउंडेड बाई एलिप्स कितना होता है, ठीक है ना। तो पाई ए बी होता है, सही है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन घुसा सकता हूँ जहां पे बच्चे फंस जाएंगे। क्या जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज करके, मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट्स में ऐड करके रखना, समझे ना। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे कर देता हूं कि एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, सही है क्या। तो आप आंसर कितना दोगे, तब आप आंसर पाई ए बाई 4 दोगे, समझ रहा है ना, क्लियर है। क्योंकि देखना एरिया बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस और कर्व, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस आएगा और कोई भी एक कर्व, कर्व का कोई भी एक हिस्सा आएगा। तो बच्चे समझते हैं कि इसका मतलब भी चारों एरिया ही है, तो उस वक्त भी वो पाई ए बी आंसर देते हैं, बट वो गलत है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और कर्व मिलकर के या तो ये एरिया बाउंड करेगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, और चारों के चारों एग्जैक्टली इक्वल है, तो कोई भी एक आंसर देंगे, मतलब टोटल एरिया का 1/4 हो जाएगा, पाई ए बी बाई 4 हो जाएगा, सही है क्या। तो एरिया बाउंडेड बाई एलिप्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर बोल देता है तो गलती से भी आप यहाँ पे 4 मत लगा देना, ठीक है ना। एरिया बाउंडेड बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड एलिप्स अगर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर मेंशन कर देता है तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। ये चीज समझना विद प्रॉपर लॉजिक, सही है क्या, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को और अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, सही बात है क्या। चलिए अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। इफ द एरिया अबव एक्स एक्सिस, इफ द एरिया अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस एरिया पूछ रहा है ना भाई, चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। If the area above x axis, ठीक है, चलिए if the area above x axis bounded by the curves y बराबर 2 to the power kx and x equal to 0 and x equal to 2 is 3 upon log 2 by z, then find k। तो 2 to the power kx का ग्राफ क्या होता है, वही होगा जैसे a to the power x का ग्राफ होता है विद बेस पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड, सॉरी अपवर्ड क्या बोल रहा हूँ, हमेशा इंक्रीजिंग कंकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, सही है क्या, क्लियर है। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करें सबसे पहले तो आप, अच्छा लिमिट जो है वो 0 से 2 है, मतलब नेगेटिव में बना के तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे ही होगा हमेशा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 से 1, सॉरी 0,1, ठीक है। और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच में एरिया बाउंड करना है, ठीक है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एरिया आएगा, सही है क्या, आराम से समझ आ रहा है कि ये एरिया ही आएगा, इसी का ही बात चल रहा है, सही है। और आपका y जो है वो क्या है 2 to the power kx है, सही है ना, ठीक है। तो इसका आंसर है 3 upon log 2 by z, ठीक है। तो द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 2 to the power kx, x बराबर 0 and x बराबर 2 is shown in figure, is shown in figure, सही है क्या, ये फिगर में शो किया गया है पूरा कंप्लीटली, सही है। और ये 2 होगा, है ना भाई, ठीक है। तो 2 to the power kx का ग्राफ में x कोऑर्डिनेट k से डिवाइड हो जाएगा, आप जानते हो, बट उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें तो 2 तक निकालने बोला है। और 0 से 2 में ये क्या, 0 से पूरा इंफिनिटी में ही ये इंक्रीज करता जाएगा, ये आप जान गए। तो नेचर तो उसका एक ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। Therefore the required area is, therefore the required area is a is equal to 0 से 2 to the power kx dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 upon k, 2 to the power kx का 2 to the power kx ही रहेगा, नीचे बस log 2 by z आ जाएगा, और यहाँ पे होगा अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा k log 2 by z, अपर लिमिट 2 डालेंगे तो ये 2 to the power 2k minus 1, इस तरीके का आ जाएगा। आंसर जो है वो आपको क्या दे रखा है 3 upon log 2 दे रखा है, 3 upon log 2 दे रखा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 upon log 2 अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे 3 लाने के लिए k का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे समझ ही आएगा आपको कि 3 अपॉन, यहाँ पे k का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे तो मसला हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो एज एरिया बाउंडेड बाय कर्व with x axis is given as क्या 3 upon log 2 base e, therefore 3 upon log 2 base e must be equal to 2 to the power 2k minus 1 divided by k times of log 2 base e। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं 2 to the power 2k इक्वल टू 3k plus 1 आ रहा है। अभी k क्या पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। 2 अगर डालेंगे तब तो ये 16 आ जाएगा, 7 होगा उधर। ये तो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है ना भाई, इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप 2 into 2 to the power 2k है, ये तो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट जहां पे दोनों इक्वल हो रहा होगा, k इक्वल टू 1, ओनली पॉसिबल वैल्यू इज k इक्वल टू 1, सही है क्या? Which implies k equal to 1, सही है। Therefore conclusion दे दोगे for k equal to 1, therefore k equal to 1, खत्म ही तो है, सिर्फ k निकालने के लिए बोला है। या फिर ऐसे बोल सकते हो therefore for k equal to 1 the area above x axis bounded by the curve x equal to 0 and x equal to 2 is 3 by log 2 base e, सही है क्या? क्लियर है, आराम से हो जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इक्वल टू पाई एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, करने के बाद मेरा एक वीडियो हो गया, इसको मैं एडिटिंग पर बैठा करके फिर रिकॉर्ड करूंगा, सही है। चलिए नंबर 5, y बराबर cos स्क्वायर x, सही है क्या? गिवन कर्व इज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? y बराबर cos स्क्वायर x, इसको हाफ से 2 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज cos स्क्वायर x आपका नोन कर्व तो है नहीं, आप तो कोसाइन साइन का कर्व जानते हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, बट cos स्क्वायर x आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 1 प्लस कोसाइन 2x, सही है ना, क्लियर है। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, इंप्लाइज y is equal to half plus half of cos 2x, सही। कर्व अगर बनाने का कोशिश करें तो क्या होगा, कहां से कहां तक पूछा है? दिस कर्व पाई एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, x इक्वल टू पाई बोला है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना होगा एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एरिया बना है, cos x का अगर ग्राफ बना है, पहले cos x बनाना पड़ेगा, cos x से cos 2x पे जाएंगे, फिर हाफ से स्केल करेंगे, फिर हाफ से शिफ्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो cos x का ग्राफ पहले बना देते 0 से पाई में, ये होता है, बट अभी तो 2 से डिवाइड होगा, तो 0 से 2 पाई में बनाना पड़ेगा ग्राफ, जो 0 से 2 पाई में होगा वही तो 0 से पाई में आ जाएगा ना। ये हो जाएगा पाई, ये वाला जो पाई था वो हो जाएगा पाई बाई 2, जो पाई बाई 2 था वो था पाई बाई 4 हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अभी हाफ से स्केल करना है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू पहले 1 था, अभी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, सही है क्या? और अभी अगर हाफ होता है तो ये मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। अभी आप हाफ से इसको स्केल करोगे, सॉरी शिफ्ट करोगे, दैट इज प्लस हाफ, दैट इज हाफ यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ग्राफ हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट होता है तो क्या होगा? यहां से कुछ नहीं होगा, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप इतना सा कर लो कि ये ग्राफ हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा ना, तो ग्राफ का नेचर बन जाएगा, मान लो ऐसे हो जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ब्लू से बना देते हैं, हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे हो जाएगा, सही है क्या? और इसको इरेज कर लो, सही बात है ना, क्लियर है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, वही रहेगा 3/4, ये π/4, ये π/2 और ये पॉइंट पाई, है ना। कोऑर्डिनेट सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जब चेंजेस होना था हो गया, स्केल कर दिया था ना पहले। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया, यहाँ से cos x से cos 2x बनाया, cos 2x से हाफ टाइम्स ऑफ cos 2x बनाया, और उससे मैंने हाफ को एडिशन कर दिया, सही है मेरी बात, क्लियर है क्या? तो बस हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट
एफ एक्स कर्व, सही है क्या? y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x का ग्राफ हो गया ये, सही है। तो अभी हमारे को एरिया बाउंड निकालना है, x इक्वल टू पाई दिस कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y एक्सिस, तो कौन सा एरिया हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा, सही है क्या? ठीक है ना, तो आराम से अभी कर सकते हो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to cos square x is equal to half into 1 plus cos 2x, x equal to pi, and coordinate axis es लिखोगे is a is equal to, obviously क्या होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से पाई में, क्योंकि x एक्सिस के नीचे तो कर्व गया ही नहीं ना, जाते जाते बच गया, देखो समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो 0 से पाई और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, डायरेक्टली इंटीग्रेट करने से ही होगा। और इस cos स्क्वायर x dx को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 1 प्लस cos ट्वाइस x dx, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, तो ये कितना आएगा, ये पाई होगा, साइन 2 पाई 0 होगा और माइनस 0 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट। तो क्लियरली बाई सिमेट्री ये पता चल रहा है कि ये यूनिट पाई बाई 4 होगा ये एरिया, और ये एरिया भी पाई बाई 4 होगा, सही है क्या? क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आराम से हमारा यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन, सही है क्या? क्लियर है? तो सिंपल, डिफिकल्ट था जरूर प्रॉब्लम कि y इक्वल टू cos स्क्वायर x कहीं पे नीचे जा रहा है या फिर नहीं। अभी अगर कोई बच्चा इतना कर्व वर्व ना बनाए, ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्टली करने का कोशिश करे तो भी कर सकता है, क्योंकि वो दिमाग लगा देगा कि सर cos स्क्वायर x का रेंज तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, तो कर्व जो होगा वो डायरेक्टली 0 से 1 के बीच में ही होगा हमेशा, और इन द इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, और ऐसे कुछ वैल्यू करेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से पाई में cos स्क्वायर x dx को, तो एरिया आ जाएगा, क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव है, 0 से 1 है उसका रेंज। ये दिमाग अगर लगा देता है कोई तो इसको कर्व बनाने की भी जरूरत नहीं, बट एज अगर अपन बोर्ड एग्जाम में कर रहे हैं तो कर्व वगैरह बना के करना ज्यादा बेहतर है। अभी अगर ऐसे एकदम से अनाप शनाप कर्व आ रहा है तो आप छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके रेंज पे आप कर्व बना सकते हो तो जरूर बनाओ, मैं वही सजेस्ट करूंगा। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रॉब्लम से देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x बराबर -3, x बराबर +3 एंड y बराबर 0। ये तीन मिलकर के जो एरिया बाउंड कर रहा है उस एरिया को हमें निकालना है। तो सबसे पहले कर्व को मैं रिडिफाइन कर देता हूं अच्छे से, सही है क्या, कि गिवन कर्व इज क्या है आपका गिवन कर्व, y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं बिना रिडिफाइन किए, बट बोर्ड्स वाले को समझ नहीं आएगा तो अपन कर देते हैं इसको x प्लस 1 इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और इसी को हम माइनस ऑफ x प्लस 1 लिख सकते हैं इफ योर x प्लस 1 इज लेस देन 0, सही है क्या। तो इसी चीज को अगर अपन रिडिफाइन करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और इधर आ जाएगा माइनस x, यहाँ पे ये तभी आएगा जब x माइनस 1 से बड़ा होगा, और यहाँ से ये तभी आएगा जब x माइनस 1 से छोटा होगा। तो कर्व जो होगा वो -1 के इर्द गिर्द घूमता रहेगा एंड चेंज भी होगा, ठीक है ना। तो -1 ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं तो -1 के बाद से ये -x को फॉलो करेगा, तो -1 पे -x तो 1 को लेगा ना, ये आएगा, सॉरी यार, -1 से पहले ये -x को फॉलो करेगा, दैट इज ऐसे रहेगा, और -1 के बाद से ये x प्लस 2 को फॉलो करेगा। x प्लस 2 का ग्राफ 0 पे आता है 2, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये 0 पे ये तो 1 है, तो 0 पे ये 2 देगा, और -1 पे तो देगा ये 1, तो दैट इज ऐसे चला जाएगा ये, सही है क्या, क्लियर है। तो एग्जैक्टली जो आपका कर्व का शेप हो गया वो ये हो गया। अभी आपको जो एरिया बाउंड करना है वो कहां से कहां तक, -3 से 3 के बीच में कोई y बराबर 0, y बराबर 0 तो यही लाइन होता है, और -3 कहीं ना कहीं इसके थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका -3, और +3 हो जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे, जैसे कि मान लो ये हो गया +3, सही है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व्स एंड द स्ट्रेट लाइन, सही है क्या। तो यहां से डायरेक्टली अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्टली नहीं कर पाओगे बिकॉज फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है।
अगर ये कर्व रहता, एक ही कर्व रहता, तब तो अपन डायरेक्टली कर देते, बट एज फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा तो अपने को -1 पे ब्रेकिंग लगाना पड़ेगा। सही है क्या? क्लियर है? तो द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 1 plus modulus of x plus 1। सही है क्या? ठीक है, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन पता है किसी को तो डायरेक्टली निकाल देगा। सर ये mod x होता है, mod x से mod of x plus 1 जाओ तो 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, फिर +1 करो, दैट इज 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, तो डायरेक्टली ये -1 आ जाएगा, आराम से बना देगा वो। ठीक है, तो ये सब अपन जेई में करेंगे, बट बोर्ड्स में अगर आता है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। सही है? x equal to 3 and x equal to -3 and y is equal to 0 is shown in figure, is shown in figure. Therefore the required area is a is equal to integration -3 से -1 तक हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली क्या लेंगे, -x dx को लेंगे, और फिर -1 से 3 तक हम किसको लेंगे, x + 2 dx को, और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और दोनों अबव एक्स एक्सिस है तो मॉड्यूलस लगाना ना लगाना बराबर है, पॉजिटिव आएगा, आराम से सम कर दो, आंसर आ जाएगा। सही है क्या? क्लियर है? तो कुछ इसी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो लिख लो कॉपी में बढ़िया से और कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाल के रखना। सही है? चल आगे बढ़ते दोस्त, आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं अपन। अगला प्रॉब्लम क्या दिख रहा है आपको? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट एंड द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट। तो ये एक परफेक्ट 6 मार्क प्रॉब्लम हो गया है ना। इस तरह की प्रॉब्लम अभी तक बोर्ड्स नहीं पूछा है, बट अगर कभी पूछना चाहता है तो आराम से पूछ सकता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा ईओडी पार्ट 2 का, तो बस वही चीज अपन करने वाले। ठीक है, तो गिवन कर्व इज क्या है हमारा गिवन कर्व? x² + y² = 4। इसको इक्वेशन 1 दे दो। पहले तो टेंजेंट नॉर्मल वाला काम करो, दैट इज टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, ये तो कर्व भी पता नहीं चलेगा ना कैसे निकालोगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x we have क्या पता चलेगा, twice x plus twice y डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से कहीं ना कहीं डिवाइड बाई dx का वैल्यू हो जाएगा -x अपॉन y। तो एट कौन सा पॉइंट आपको निकालने बोला है? 1,√3। तो 1,√3 में डिवाइड बाई dx जो होगा वो 1,√3 में क्या होगा, वो हो जाएगा -1/√3 आ गया स्लोप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 at 1,√3 इज क्या हो जाएगा, y -√3 इक्वल टू -1/√3 इंटू x -1। ये कर्व क्या होगा बोलो? ये कर्व हो जाएगा √3 इंटू y -3 इक्वल टू -x + 1, दैट इज ये x + √3y इक्वल टू 4 आएगा। और प्रिसाइसली अगर अपन y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल करके रखे तो ये y इक्वल टू 1/√3 इंटू 4 - x हो जाएगा। सही है क्या? क्लियर? तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x आपको पता चलेगा। सही बात है, क्लियर? चलो इसको कर्व नंबर 2 मार्क करके रख दो। अभी मैं फिगर बनाने जा रहा हूं, तो फिगर जरा ध्यान से देखो। अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है ना, तो सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में हिस्सा क्या होगा, सिर्फ ऐसे ही होगा, इतना सा हिस्सा आएगा ना, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आएगा, बोला ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर लिख के दिया ना, फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यही एरिया बाउंड करेगा। ठीक है ना? अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट। अच्छा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो पूरा सेमी सर्कल आ जाएगा, ये पार्ट भी आएगा ना। सही है क्या? ऑब्वियसली ये पार्ट भी आएगा पूरा पूरा। ठीक है ना? अच्छा, टेंजेंट कहां पे बनाना है? 1,√3 में बनाना है। ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं टेंजेंट। और प्रिसाइज अगर जाए अपन तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बैठेगा। सही है क्या? कैलकुलेशन
करने से मतलब है, डायग्राम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है क्या? चलो नहीं दोस्त ऐसे मत बोलो, इस चैप्टर में डायग्राम का बहुत अहमियत है। इस बार को जो एडवांस सवाल पूछा है वो कैलकुलेशन बेस्ड ही था, डायग्राम सही सही अगर नहीं बनाना आता है तो उधर आप दिक्कत हो जाएगा। इस बार का एरिया का सवाल जो आया है मीडियम टू टफ लेवल में था, 1,√3 है, ठीक है। तो अभी क्या बोला है? बोला है कि हमारे को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा ये वाला एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कहां से बनेगा? फॉर्म बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेंजेंट एंड सर्कल टू दिस। यार ये गलत भी हो सकता है सवाल, टेंजेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक तो एरिया वो लोग ये पूछता है कि टेंजेंट और ये मिलकर के क्या बनाता है, दैट इज टेंजेंट और डायरेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर के, तो ये हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आ जाएगा। बट है सर्कल इंक्लूड किया तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन होगा बाउंडेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस द टेंजेंट एंड सर्कल, ठीक है ना? द टेंजेंट समझ जाना इसी कर्व के ऊपर है, एंड द सर्कल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट और सर्कल मिलकर के कौन सा एरिया बाउंड कर रहा है? अगर मैं इधर देखूं तो इधर भी एक एरिया होगा ना, जैसे मैं ये वाला एरिया बोल सकता हूं, ठीक है, ठीक है। बट ये एरिया जो होगा, एक तो ये एरिया अनबाउंडेड है, समझ ही आ रहा होगा, और दूसरा वो वाई एक्सिस से भी तो बाउंड हो रहा है ना। तो एज ये वाई एक्सिस से भी बाउंड हो रहा है तो इस एरिया का तो अपन बातचीत करेंगे ही नहीं, समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये एरिया सिर्फ ये पोर्शन और इस पोर्शन से तो बाउंड ही नहीं हो सकता। ये एरिया बाउंड होने के लिए इसका भी मदद चाहिए, फिर भी वो अनबाउंडेड रहेगा। तो कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात कर रहा है, और ऑब्वियसली कौन सा एरिया का बात कर रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस टेंजेंट एंड कर्व मिलकर के एक ही एरिया बाउंड कर रहा है, और वो एरिया है ये वाला एरिया। ये एरिया भी नहीं आ सकता है, ये एरिया भी बाउंडेड है, बट ये एरिया भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? बिकॉज ये एरिया वाई एक्सिस से बाउंड हो रहा है। अगर बोल देता कि बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब मैं इस एरिया को भी काउंट कर देता। सही बात है क्या? समझ आ रहा है? बट अब की बार नहीं कर सकता हूं, क्लियर है क्या? अभी तक नहीं कर सकते, सही है क्या? क्लियर है? तो इसका रेडियस क्या है? 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, और ये स्ट्रेट लाइन कहां पे कट करेगा? y जहां पे 0 होगा उस जगह पे x कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4। सही है क्या? ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो यहां से यहां तक देखो, ये अपर माइनस लोअर होगा, क्योंकि ये दोनों कर्व मिलकर के ये एरिया बाउंड कर रहा है, और इस यहां से यहां तक सिर्फ ये दोनों कर्व मिलकर के एरिया बाउंड कर रहा है। सही है क्या? क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे क्या? द सर्कल cuts the circle and tangent to circle at 1,√3 cuts the positive x axis at 2,0 and 4,0 respectively. The area bounded by पॉजिटिव एक्स एक्सिस और कौन कौन? सर्कल एंड टेंजेंट टू सर्कल एट 1,√3 इज शोन इन फिगर, इज शोन इन फिगर। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस आ जाएगा तो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो ये वाला एरिया डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 0 से 1 तक, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा? 1 होगा ना, ये 0 से 1 तक अपर माइनस लोअर हो जाएगा। सही है क्या? ठीक है। तो therefore the required area is क्या होगा बोलो? therefore the required area is कैपिटल A is equal to क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 से 2 अपर माइनस लोअर। अभी अपर कौन सा है? टेंजेंट है ना ऊपर, और नीचे है कर्व, तो टेंजेंट का y क्या होगा? यहां से y निकाल करके ही रख दो एक साथ, √4 - x², ठीक है ना?
तो यहां से अपर हो जाएगा क्या, ये वाला कर्व, दैट इज 1/√3 इंटू 4 माइनस एक्स। इस कर्व से लोअर वाला कर्व को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज लोअर वाला कर्व का y कितना है, प्लस माइनस आएगा, बट हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये हो जाएगा 1, और 2 से 4 तक जो एरिया आएगा वो सिर्फ टेंजेंट ही बाउंड करेगा, दैट इज 1/√3 into 4 minus x dx. So this will be your exact measurement of area. और as कोई भी रीजन नीचे नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस के, तो मॉड्यूलस वगैरह का कोई चक्कर होगा ही नहीं, डायरेक्टली हमने ये एरिया ऐड किया और ये एरिया ऐड किया। और अगर इस जगह पे इस एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस होता तो आंसर क्या हो जाता, वो भी नोट दे करके लिख के रख देना, वो हो जाता 0 से 1 अपर माइनस लोअर, दैट इज यहाँ पे सिर्फ 0 से 1 होता और ये इंटीग्रेशन को हम कैलकुलेट करते, ठीक है। और बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हो जाता तो दोनों एरिया का समेशन हो जाता, जो अभी बोला और ये वाला। क्लियर है क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो आपका काम है, ये आप कीजिएगा और अकॉर्डिंगली आंसर निकाल के शीट में आंसर भी है मैच करके रखिएगा, सही है क्या, क्लियर है। तो ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल 6 मार्क में टफ क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड्स में अगर आता है, तो टेंजेंट नॉर्मल भी थोड़ा सा मिक्स हो गया और एरिया का कंसेप्ट भी बढ़िया से मिक्स हो गया, सही है क्या, क्लियर है। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम हो जाएगा और लैंग्वेज में भी घुमा सकता है। इस चैप्टर में आपको एग्जामिनर किसी भी वक्त चाहे तो आपको लैंग्वेज में भी दिक्कत दे सकता है ना, लैंग्वेज में आपको वो फंसा सकता है अगर वो चाहता है कभी भी, सही है क्या। जैसे इस प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत फंसाने का कोशिश किया था लैंग्वेज में, सही है क्या, क्लियर है। चलो अगले प्रॉब्लम में चलते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर करके नोट करके रख देना, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। Find the area bounded by the curve modulus of x plus modulus of y बराबर 1 पूछ रहा है ना। चलो देखते हैं क्या होता है, सही है क्या। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, गिवन कर्व, पहले तो कर्व बहुत अजीब सा है, गिवन कर्व, बट ये कर्व अगर आप जानते हो, आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में शायद मैंने पढ़ा दिया था पूरा इस कर्व के बारे में। इस कर्व को कैसे हम हैंडल करेंगे जरा ध्यान से देखो। यहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है तो 1 माइनस मॉड x निकालो, सही बात है ना, क्लियर है। तो y लेकर मॉड ऑफ y का वैल्यू अगर ये है तो y का वैल्यू डेफिनेटली प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस मॉड x होगा, सही है ना। तो यहां से क्या ऑप्शन आएगा, यहां से ऑप्शन आएगा प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस x हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 हो गया तो, सही है, क्लियर है क्या। अच्छा, और देखो यहां पे तो सबसे पहले मैं तो आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है ना, कि यहां से अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास 4 कर्व निकलेंगे, प्लस 1 माइनस एक्स, प्लस 1 प्लस एक्स, माइनस 1 माइनस एक्स और माइनस 1 प्लस एक्स, सही है क्या। अगर मैं ब्रेक करूंगा तो x ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स निकलेगा, और x अगर लेस देन 0 हो गया तो प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स निकलेगा, सही है क्या। तो यहाँ पे इक्वालिटी कहीं पे भी लगा सकते हो, तो ये 2 कर्व तो निकलेगा, ये कंफर्म है। और यहाँ पे हकीकत में अगर आप देखोगे प्रॉपर्ली तो आपके पास 4 इक्वेशन है, ठीक है, और वो एग्जैक्टली होगा। इस तरीके का कर्व बनाना आता भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट पार्ट तो वही था ना कि मॉड x माइनस 1 से अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये है मॉड x को अगर माइनस लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और मॉड x माइनस 1 को अगर प्लस 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सही है। अभी अगर मैं ये तो हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x लगा, अभी अगर मैं y पे भी मॉड लगा देता तो क्या होगा, नीचे वाला इरेज होगा और ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर का एरिया निकालना बहुत ही आसान है, आता है, ठीक है। तो जेई पे अगर आता है तो डायरेक्टली ये स्क्वायर बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बना दोगे और ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, क्योंकि आप जानते हो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये √2 हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट। ये तो बिना कुछ लिखे ही अपन कर लेंगे, बट अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तब तो ये लिख के दिखाना पड़ेगा ना अच्छे से, इसीलिए लिख के बता रहा हूँ, सही है। नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है समय गवाने का, ठीक है, क्लियर है। चलो ईमानदार इंसान हूं इसीलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो जेई पे आता है ये सब सवाल बोल के भी छोड़ सकता था, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि लॉजिक तो बता ही दिया आपको, प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दिया भाई, ठीक है ना। तो ये y का वैल्यू ये आ गया ना हमारे पास, तो अभी अपन कैसे लिखे इसको, लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर के एक चीज लिख सकते हो, फ्रॉम 1 वी हैव मॉड्यूलस ऑफ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जहां से हमें ये मिलेगा कि मॉड x माइनस 1 लेस देन 0,
दैट इज x का वैल्यू हमेशा -1 से y 1 पे होगा। सिमिलरली मॉड x भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, जो इंप्लाई करेगा कि y का वैल्यू भी हमेशा -1 से 1 पे होगा। सही है क्या? क्लियर है? Therefore the area bounded by curve is shown in figure and the required area is A is equal to, देखो क्या होता है, पहले कर्व बना लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया बाद में बनाएंगे, पहले कर्व बना लेते हैं। ये -1 से 1 के बीच में रहेगा और ये भी -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। और ये होगा क्या, एक स्क्वायर बनेगा, आप जानते हो ये चीज, ठीक है ना, ऐसे बनेगा और इधर भी ये ऐसे आएगा। सही है? बोले सर स्क्वायर आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि ये 1 तो ये √2, इधर भी √2, इधर √2, चारों साइड इक्वल, तो ये स्क्वायर ही होगा। बट बोर्ड्स में तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि ये स्क्वायर है बोल के ऐसे। 1 मार्क का अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ठीक है, पर सब्जेक्टिव अगर आता है तब तो दिखाना पड़ेगा कि ये चारों ही सिमेट्रिक है ना, तो इसको 4 टाइम्स इनटू एरिया बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कर सकते हैं। 4 टाइम्स इनटू एरिया बाउंडेड बाय कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कर सकते हो। सही है? और ये चारों इक्वेशन भी लिख दो। यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 पे 1 - x आएगा, ठीक है। नीचे वाला आ जाएगा x - 1, इधर वाला आ जाएगा इधर वाला आएगा x + 1 और इधर वाला आ जाएगा आपका -x - 1। सही है क्या? क्लियर है? तो चलो, तो यहां से क्या आएगा, इक्वल टू एम्प्लाइज a इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कितना होगा, 0 से 1, और कर्व कौन सा होगा, y dx। तो y है कौन, 0 से 1 में y कौन है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, 1 - x * dx। तो इस एरिया को कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, देख लेना। सही है क्या? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको शीट पे दिख जाएगा, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सरसाइज 3 में मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और भी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मीन मैक्स लगा करके भी अपन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो बट जेई पे अगर आए तो इतना कुछ करने मत जाना, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बनाना, एंड स्क्वायर आराम से दिख रहा है तो साइड स्क्वायर कर देना, एरिया आ जाएगा, दैट इज 2 यूनिट। क्लियर है? क्योंकि साइड लाइन कितना है, √2 है, तो आराम से हो जाएगा। सही है? आगे बढ़ते हैं अपन, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व y = √6x + 4 above x axis and from x = 0 से 2। कैसे निकालेंगे, ये भी सवाल है कि सर इस तरीके का एरिया को अपन कैसे डील कर सकते हैं। क्लियर है? चलो सोचते जनाब प्रॉपर्ली। ये क्या हो जाएगा, y = √x + 4 है, ये होगा y = गिवन कर्व इज क्या होगा, y = √6x + 4 हो जाएगा। सही है ना? एबव x एक्सिस बोला है। अच्छा, ये कर्व देख करके शायद आपको पहचान नहीं आएगा, ठीक है, बट ये एक है हॉरिजॉन्टल पैराबोला, बट ये सिर्फ स्क्वायर रूट में दिया है, तो ये आप समझ नहीं पाओगे। ये आप रफ में करके देख लेना, स्क्वायरिंग करोगे तो 6x + 4 आएगा। तो यहाँ से अगर आप 6 कॉमन ले लेते हो तो आपको फील आएगा ये x + 2/3। अच्छा, ये तो सर ऐसा है, नहीं सॉरी 3/2 होगा into x + 2/3। अभी फील आ रहा है कि y² = 4 × x। ये एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला, बट एज यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट दिया है तो ग्राफ का हिस्सा सिर्फ अपवर्ड आएगा। समझ में आ रहा है ना? which is a horizontal parabola, देख करके पहचानना पड़ेगा। horizontal parabola, which is a horizontal parabola lies above x axis, सही है क्या? ये कर्व अगर मैं देखूं तो ये कर्व सिर्फ above x axis आएगा। x = 0 पे ये y कितना होगा, देखो x = 0 पे ये y कितना होगा, अगर प्रॉपर्ली अपन देखें, सही है क्या? ये x = 0 पे अगर अपन प्रॉपर्ली देखें तो ये क्या होगा यार, 2 आएगा ना। x = 0 पे 2 आएगा, एंड देन उसके बाद से इंक्रीज करना चालू करेगा, है ना, इंक्रीज करना चालू करेगा उसके बाद से, बिल्कुल, है ना।
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप ग्राफ बना सकते हो ना, y इक्वल टू रूट एक्स से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसको आराम से। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, y इक्वल टू रूट एक्स से आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले यहां पे कर सकते हो ट्रांसफॉर्म x प्लस 2/3, सही है क्या, क्लियर है, नहीं सॉरी x प्लस 4 कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे 6 से स्केल कर दोगे इसको, सही है क्या, तो आराम से ग्राफ बन जाएगा। बट एज उसका जरूरत नहीं है, आराम से अपन बना सकते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत वाली बात कुछ होना नहीं चाहिए, सही है क्या, तो आराम से ये 2 से इंक्रीज करता जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, सही है क्या, क्लियर है। और अभी हमारे को एरिया कहां से किसके बीच में पूछा है, 0 से 2 के बीच में, तो ये 0 हो गया, ये x इक्वल टू 2 हो गया, और x एक्सिस मतलब ये हमारा एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, जैसे मैंने बहुत लिख के दिया, तो डायरेक्टली ये 0 से 2 अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4 dx हो जाएगा। बस कार्व के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाए कि ये अबव x एक्सिस है या नहीं कंप्लीटली, या बिलो x एक्सिस है, या फिर x एक्सिस को वाकई कट करके जा रहा है, तो इस तरीके का फील अगर आ जाता है ना, कर्व को देखते तो और कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अननोन कर्व है, बट अगर इसको स्क्वायर वगैरह करे तो आराम से ये दिखता है कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला अबव x एक्सिस है, सही है क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे बोल के भी नहीं देना चाहिए, अबव x एक्सिस बोल के तो ये आसान कर दिया। ठीक है, बच्चों को तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों नहीं है, सिर्फ प्लस है, वो देख के पता चल जाना चाहिए कि ये अबव x एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये अगर बोल के नहीं देता है तो और अच्छी बात है, सही बात है, क्लियर है। चलो चलो आगे बढ़ते दोस्त। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। गिवन कर्व इज क्या है, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से अगर y निकालने का प्रयास करें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, सही है क्या, क्लियर। इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। इस कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना है विद x एक्सिस एंड इन बिटवीन द लाइंस 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में ये कर्व क्या होता है वो तो देखना पड़ेगा ना हमें, 3 एंड 4 के बीच में। ठीक है, अभी देख एक लॉजिक मैं लगा सकता हूं बिना कर्व को ड्रॉ किए, कैसे कि सर 3 पे अगर मैं देखो कि 3 से 4 पूरा इतना छोटा इंटरवल दिया, 3 से 4 पूरा इंटरवल में मैं तो इतना तो बता सकता हूं ना कि 3 से 4 पूरा इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब 3 से 4 पूरा इंटरवल में ग्राफ अबव x एक्सिस होगा, कंफर्म हो गया। 3 से 4 पूरा इंटरवल में ही तो एरिया निकालना है ना, और 3 से 4 पूरा इंटरवल में अगर एरिया निकालना है और अगर उस इंटरवल में आपका कर्व जो है वो अगर x एक्सिस को क्रॉस ही नहीं किया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डायरेक्टली fx dx कर दो इन द इंटरवल 3 से 4, आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको एकदम इजी वाला रास्ता बता दिया, बट फिर भी एज एक क्वेश्चन आ गया, क्यों ना एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके कर्व वगैरह स्केच करने का कोशिश करें, एक बार देखते क्या होता है। ठीक है, तो अगर डिवाइड बाय dx अगर अपन करते हैं तो यहां से आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, सही है। तो ये x माइनस 2 इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3 माइनस 3x प्लस 10 हो जाएगा, सही है क्या। तो ये 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 10 तो ये माइनस 16 x माइनस 2 होल स्क्वायर। दैट इज ये डिवाइड बाय dx हमेशा लेस देन 0 दिखा रहा है, मतलब क्या कि फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है हमेशा तो चेक कर लो इसका कर्व अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 0 पे चेक कर लो क्या आता है, 0 पे चेक कर लो -5 हो रहा है 0 पे। अरे भाई अगर डिक्रीजिंग हो रहा है और 0 पे -5 दिखा रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये नीचे आएगा ना हमेशा 3 से 4 के बीच में। कैसे हो सकता है भाई डिक्रीजिंग हमेशा, ये तो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। x माइनस 2 इंटू 3 और माइनस 3x प्लस 10 इंटू 2, तो ये 3x माइनस 6 माइनस 3x माइनस 10, अजीब सा चीज है यार। डिवाइड बाय dx हमेशा लेस देन 0 आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, बट ये कैसे पॉसिबल होगा, बड़ा अजीब सा चीज आ रहा है यार, ऐसा चीज तो मैंने आज तक नहीं देखा। x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव 3 है माइनस 3x प्लस 10 इंटू डेरिवेटिव 1 है, 3x गेट्स कैंसिल आउट। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस 6 और माइनस 10 माइनस 16। ओह माय गॉड, अच्छा x इक्वल टू 2 पे तो अच्छा कहानी समझ गया,
हो सकता है ना ये, क्योंकि x इक्वल टू 2 तो एसिम्प्टोट का काम कर रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात? x इक्वल टू 2 पे ग्राफ अनडिफाइंड है ना। 2 का जस्ट प्लस में अगर मैं देखूं तो क्या होगा, 2 का जस्ट प्लस में, 2 का जस्ट प्लस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये तो 0 प्लस आएगा 2 का प्लस में, और ये आ जाएगा आपका सम पॉजिटिव वैल्यू। तो सम पॉजिटिव बाई 0 प्लस ये प्लस इंफिनिटी होगा, और 2 का जस्ट माइनस पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होने की वजह से ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। सही है क्या? अच्छा, ऐसा सीन होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ तो मैक्सिमम मिनिमम कहीं पे अटेन ही नहीं करेगा, डायरेक्टली डिक्रीज करेगा। तो माइनस इंफिनिटी में ये क्या होगा, देखो माइनस इंफिनिटी में 0 पे कितना आ रहा है, -5 आ रहा है ना, ठीक है। माइनस इंफिनिटी में ये क्या होगा, इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। माइनस इंफिनिटी में लिमिटिंग वैल्यू चेक करो, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी 3x + 10 डिवाइडेड बाय x - 2। तो क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू, माइनस इंफिनिटी में अगर डालेंगे तो ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा, लॉगपिटल लगाएंगे तो 3 आएगा। अच्छा, मतलब ये कहीं ना कहीं y x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और वो पॉइंट हो जाएगा -10/3, दैट इज ये 3 होगा, मतलब 3 को अप्रोच करता हुआ जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे बन जाएगा, मान लो ये पॉइंट है -5, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। सही है क्या? और उधर अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने सब कुछ चेक कर लिया, माइनस इंफिनिटी में चेक, अच्छा प्लस इंफिनिटी में भी ये 3 पे जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो ये इधर से डिक्रीज होते होते ये ऐसे 3 पे चला जाएगा। देखो बना लिया पूरा ग्राफ। इसीलिए मैं कर्व स्केचिंग वगैरह सिखाना इतना मतलब अच्छा नहीं लगता मेरे को, बहुत जगह पे सिखाता है, बट मैं अपना बेसिक नॉलेज, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी मोर देन सफिशिएंट टूल है ये 5, और एसिम्प्टोट का नॉलेज अगर है तब तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ स्पेशल क्लोज्ड कर्व के लिए हमारे को जरूरत हो जाता है फॉलियम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वो कुछ अपन ईओडी पार्ट 6 में बात करेंगे, उसका टेंशन आप मत लो, वो मेरे अंदर है। बट अगर आपको कर्व जो जेई लेवल तक मैक्सिमम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, जैसे इस बार को भी अननोन कर्व जेई ने पूछा है, ठीक है, तो कितना भी अननोन कर्व दे दे, ये 5 लॉजिक लिमिट आता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमम, और कुछ नहीं चाहिए, धनाधर कर्व बना के आएगा, ठीक है। और कर्व का इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम डर रहे हैं ना इस कर्व को लेकर के, क्या पता भले भाई ये कर्व हमेशा अबव एक्स एक्सिस हो या फिर बिलो एक्स एक्सिस हो, इन द इंटरवल 3 to 4, वो हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो अभी जाकर के पता चला कि जनाब जो है ये 2 के बाद से ये हमेशा पॉजिटिव ही है, तो 3 से 4 पे ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, जो मैंने जुगाड़ से भी पहले चेक करके आपको बता दिया था। तो आराम से अभी आप निकाल सकते हो। बट ये अच्छा क्वेश्चन तभी हो जाएगा अगर मैं -4 से -3 पे एरिया निकालने बोल देता हूं। सही बात है क्या? -4 से अगर -3 पे एरिया निकालने बोल देता हूं तब ये अच्छा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि -4 से -3 पे ये एक बार कट कर रहा है, ठीक है ना। तो -4 से -10/3 तक तो इंटीग्रेशन वही रहेगा, बट -10/3 से -3 तक जो एरिया निकालोगे उस पे मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो नीचे है। समझ में आ रहा है ना, वो एक्स एक्सिस के नीचे है। सही है। तो सफिशिएंट डिस्कशन मैंने कर दिया इस प्रॉब्लम में, ठीक है, हर एंगल से मैंने आपको सोच के दिखा दिया। क्लियर है ना। ग्राफ बनाना माइनस इंफिनिटी में लिमिटिंग वैल्यू सोचो, 0 पे वैल्यू वगैरह क्या आ रहा है देखो, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है देखो, एसिम्प्टोट कहां पे आ रहा है देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, मैक्सिमम मिनिमम देखो, खत्म। और कुछ चाहिए नहीं भाई, और क्या चाहिए, पूरा हिस्ट्री निकाल के रख दी ग्राफ का, और क्या चाहिए हमारे को। सही है क्या? तो देख लीनियर बाय लीनियर जो एओडी पार्ट 6 में सिखाते हैं, बट यहाँ पे भी अपन सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कि कैसे अपन लीनियर बाय लीनियर का कर्व स्केच कर सकते हैं आराम से। बेसिक रूल, डिफरेंशियल कैलकुलस तैयार है, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल के अलावा अधूरा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। बोर्ड्स में तो शायद ही बोर्ड वाले ये सब देंगे, ये सब उनसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप प्रिसाइसली जेई के लिए मान सकते हो। अदरवाइज अगर बोर्ड्स में आता है तो भी आपको कैसे नंबर के हिसाब से 4 नंबर का अगर आता है तो पहला जो जुगाड़ पूरा था वैसे ही लिख देना, इन द इंटरवल 3 to 4 y is completely greater than 0। उस लॉजिक पे ग्राफ वगैरह बनाने का जरूरत नहीं। और अगर 6 मार्क देता है तो जैसे मैंने बनाया अकॉर्डिंगली पूरा करेगा। सही है क्या? और इस तरीके का प्रॉब्लम को देख के आखिरी के लिए बचा के रख देना, आखिरी के लिए छोड़ देना। समझ में आ रहा है कि चलो इसको आखिरी में करते हैं, बिकॉज आप जानते हो कि इसमें कैलकुलेशन आएगा अगर 6 मार्क दे देता है तो, ठीक है। सही है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। चलो दुर्गा पूजा आ रहा है कल, ठीक है, बढ़िया से एंजॉय कीजिएगा, बट इतना भी मत कीजिए ताकि वो जरूरत से ज्यादा लगे, ठीक है। फिर 12 में है दुर्गा पूजा, हर साल आता जाएगा, हर साल चलेगा, बट जिंदगी में 2 चीज
दो चीज नहीं बोलूंगा, एक ही चीज सिर्फ एक बार होता है, तो जेई का एग्जाम, ठीक है। अगर तुम ड्रॉप देते हैं तब अगले साल एक और बार मौका मिलेगा, बट वो कंसेक्यूटिव होता है, आप जानते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो पूजा वगैरह हर साल मिलेगा, जन्मदिन, ये वो, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सारी चीज हमेशा मिलता जाएगा। बट 12 के साथ साथ अगर वो चीज भी आपको एंजॉयमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं 12 में आपको भुगतान करना होगा, और इधर से आपको थोड़ा सा डेफिशिएंसी क्रिएट होगा उधर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो मैच्योर हो, ये सब समझाने का और वक्त नहीं रहा अभी, सफिशिएंट चीज है। अगर आप सिंसियर हो तो मेरा बात बोलने से पहले ही आप सिंसियर थे और रहोगे, मैं आपकी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, सही है, मेरा वर्ड्स भी काम में नहीं आएगा। अगर आप सिंसियर होना है तो ऐसे ही होंगे, मैं बोल के थोड़ी ना आपको कर दूंगा, सही बात है, ठीक है। घूमना भाई घूम लेंगे, शाम को 3 दिन है ना पूजा, शाम को अपन घूम लेंगे 3 दिन, क्या दिक्कत है, 3-3 घंटा घूम लेंगे, ऐसे 9 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटा घूम लेंगे, बाहर कुछ खा पी के आ जाएंगे, खत्म बात। वो 3 घंटा छोड़ के बाकी 24 घंटे में मान ले 15 घंटा अगर रेगुलर पढ़ता है तो भी 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए, वो 3 घंटा निकाल के रख दे। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको और डराने का कोशिश किया गया है, बेसिकली डरा क्यों रहा है मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको इसीलिए डराया जा रहा है कि यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन में आप देखो पैरामेट्रिक कर्व दे रखा है, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक कर्व से कार्टेशियन कर्व में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और आप जानते हो कि सर ये तो बहुत ही फेमस पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये क्या है, AT स्क्वायर कॉमा ट्वाइस AT, किसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, ठीक है। तो आप बोलोगे सर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो पता चल गया हमें, बट हमें ये नहीं पता चला ना कि लिमिट क्या है। कर्व तो ये होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये तो हमारे को समझ में आता है, पर लिमिट तो बता दो। लिमिट यहाँ पे t का वैल्यू दिया है, तो आपको किसका लिमिट चाहिए, x का लिमिट चाहिए। तो t अगर 1 है तो x क्या हो जाएगा a, और t अगर 2 है तो x क्या होगा 4a। तो a कौन सा होता है, फोकस से पास होने वाला लाइन तो x इक्वल टू a होता है ना, और 4a क्या हो जाएगा, आगे कोई भी डबल ऑर्डिनेट होगा 4a, ठीक है। तो आपको ये एरिया एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। अभी मेरा ग्राफ तो अच्छा बना नहीं, आप समझ में आ रहा है कि ऊपर जितना होगा नीचे भी उतना ही हिस्सा होगा, तो एरिया डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a से ट्वाइस a, ठीक है, सॉरी a से 4a है ना, और y dx, और y का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4ax dx। तो रूट x dx का इंटीग्रेशन सभी को पता है, आराम से निकाल दो, हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये x cos 3 cos t है, y 2 sin t, ये मैंने बेकार बनाया क्योंकि ये आपको समझ में ही आ रहा है कि ये एलिप्स है। यहाँ से आप t को एलिमिनेट कैसे करोगे, cos t निकाल दोगे x/3, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किए हो ये सब एलिमिनेशन, sin t हो जाएगा y/2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, ये एलिप्स आ जाएगा x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1, और वो भी कौन सा, वो ये वाला एलिप्स हो जाएगा। ये हो या फिर ये हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एरिया तो पाई ये भी होगा ना, a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 6 पाई, खटाखट खत्म। बट बोर्ड्स में ये सब नाटक करने से चलेगा नहीं, अपने को प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि दिस पैरामेट्रिक कर्व रिप्रेजेंट ए कार्टेशियन कर्व व्हिच इज एन एलिप्स, ठीक है। बिकॉज़ आप जानते हो कि एलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यही होता है, a cos थीटा, b sin थीटा, सही है क्या। तो आराम से एलिप्स निकालोगे, फिर जैसे एलिप्स का डेरिवेशन कराया था इस जगह पे, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, अगर बोर्ड में आता है। बार बार बोल रहा हूं, कोई भी नोन रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो, समझ आ रहा है, क्लियर है, बस समझ कर रखना अच्छे से। आगे चलते चल अगले क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 2y माइनस x, सही है क्या, y स्क्वायर बराबर 2y माइनस x एंड y एक्सिस का बाद भी चल रहा है जनाब, y एक्सिस का बाद भी चल रहा है, सही है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस x, मतलब अभी वो वाला y एक्सिस में जो एरिया बाउंड होता है उसका बात चल रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो गिवन कर्व क्या लिखूंगा, गिवन कर्व इज y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस x। अगर सही से इसको करने का प्रयास करो तो x निकालोगे एज ए फंक्शन ऑफ y, सही है, नहीं सही नहीं है, गलत लिखा, 2y माइनस y स्क्वायर होगा, यहां से 1 माइनस 1 कर दो, ये 1 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, which is a horizontal parabola, ठीक है, as shown in figure, सही है क्या।
यार गाना का अगर आवाज आ रहा है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, घर के सामने दुर्गा पूजा है, क्या करे सर, कुछ कर तो नहीं सकते, ठीक है। पूजा साल में एक बार आता है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि पूजा साल में हर साल आता है आपके लिए। लोग बोलेंगे कि पूजा साल में एक बार आता है क्योंकि उनका दूसरा कुछ काम नहीं है, बट आप अभी बोलोगे कि पूजा साल में एक बार आता है, बिल्कुल ठीक है, बट जेई जिंदगी में एक बार आता है, सही है क्या? पूजा साल में एक बार आता है, आईटीजे जिंदगी में एक बार आता है, ये फीलिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो इस कर्व को अगर स्केच करें अपन तो वर्टेक्स क्या दिख रहा है, 1,1 दिख रहा है, सही भाई। तो वर्टेक्स 1,1 दैट इज 1,1 के अबाउट ये टर्न लेगा। अच्छा, यहां से अगर तू रीजन वगैरह निकाल सकते निकाल दे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा तो इधर वाला भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव होने के लिए x - 1 शुड बी नेगेटिव, दैट इज x लेस देन 1 हो जाएगा रीजन। x इक्वल टू 1 से इधर ही आएगा आपका ग्राफ, सही है क्या? और एक और चीज आप समझ सकते हो कि कर्व y एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वो चेक कर लो कि when x इक्वल टू 0 y स्क्वायर इक्वल टू 2y व्हिच इंप्लाइज y इक्वल टू 0,2, दैट इज, अभी तो हमें y एक्सिस से मतलब है ना, कर्व कट्स y एक्सिस एट 0,0 एंड 0,2, ठीक है। तो एक तो 0,0 पे कट करेगा और दूसरा 1 को थोड़ा सा नीचे लेकर के आ जाते हैं तो ये 0,2 दिख जाएगा, क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है, क्लियर है? बट आपको बोला है कि कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय y एक्सिस बोला है, ठीक है। तो द एरिया, तो नाउ द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व नंबर 1 दे दो एंड y एक्सिस is shown in figure and the required area is क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 से 2 x से dy हो जाएगा ना, और अब की बार x का वैल्यू क्या है, 2y माइनस y स्क्वायर dy, खत्म बात, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा इस एरिया का आंसर, सही बात है क्या? तो समझ जाना एरिया बाउंडेड अपॉन y एक्सिस भी आपको पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में एक्सप्लेन कर रखा है, सही बात है, क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर -1, y बराबर 2 एंड x बराबर y3। माय डियर, x बराबर y3, तो ये क्या हो जाएगा, उसको समझना पड़ेगा ना पहले, अरे बोल ना भाई, समझना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये सोच कि x बराबर y3 से y क्या मिलता है, y मिलता है x टू दी पावर 1/3। क्या x टू दी पावर 1/3 का ग्राफ बनाना आता है? वो जो होगा वही तो ये ग्राफ होगा ना, x इक्वल टू y3 जो होगा और y इक्वल टू x टू दी पावर 1/3, वो सेम कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो y इक्वल टू x टू दी पावर 1/3 अगर नहीं आता है तो डिफरेंशिएबिलिटी में वर्टिकल टेंजेंट वाला टॉपिक को रिवाइज कर, तब भी अगर नहीं आता है तो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन वाला टॉपिक को रिवाइज कर। दोनों जगह पे बताया था कि y इक्वल टू x3 अगर पता है तो x टू दी पावर 1/3 मिरर इमेज से ही आ जाएगा, बिकॉज़ दीस टू फंक्शंस आर इनवर्स इन नेचर, सही बात है क्या? क्लियर है? और वर्टिकल टेंजेंट समझाने के टाइम तो पता नहीं बहुत देर चल रहा था, सही बात है क्या? क्लियर है? तो इसका जो कर्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्लाह बोल भाई बोल, इसका कर्व क्या हो जाएगा? कर्व कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। कर्व कैसे होगा, x³ सर ऐसे होता है तो ये कर्व कुछ ऐसे हो जाएगा, सही है, और इधर भी कुछ ऐसे हो जाएगा, सही है क्या? तो ये आ रहा है आपका y, ये आ रहा है आपका x, सही बात है, क्लियर? तो अभी हमारे को कौन सा एरिया बाउंड करने के लिए बोलता है भाई, y बराबर -1, y इक्वल टू -1 इज दिस एंड y बराबर 2, y इक्वल टू 2 विल बी दिस, ठीक है, एंड x बराबर 0 एंड x बराबर 0, x बराबर 0 इज दिस। अब मजा नहीं आया यार, x बराबर 0 दे दिया तो क्या, x बराबर 0 अगर दे दिया तो -1 क्यों दिया बोलो? अच्छा समझ गया। तो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस y इक्वल टू 2 और कर्व मिलकर के इधर एक एरिया बाउंड कर रहा है। अभी बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस एरिया को मिस कर देंगे, समझ में आ रहा है ना? ये एरिया भी तो आना चाहिए ना भाई, ये भी तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 और ये कौन सा कर्व है, y³ इक्वल टू x से बाउंडेड है ना, समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो अब क्या लिखोगे सबसे पहले,
the area bounded by curve, कौन सा कर्व? x इक्वल टू वाई क्यूब, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 is shown in figure, ठीक है ना? y इक्वल टू -1 अगर नहीं देता तब तो ये सिंपल हो जाता। एंड द रिक्वायर्ड एरिया इज क्या हो जाएगा भाई? बोल। एरिया इक्वल टू -1 से 0 तक जाएगा x पे डिवाइड विथ मॉड्यूलस साइन, बिकॉज ये नीचे है ना। अरे भाई इधर जो x एक्सिस से नीचे चलता है, बिलो x एक्सिस मतलब लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, दोनों नेगेटिव, और एवर x एक्सिस मतलब राइट साइड ऑफ y एक्सिस। समझ रहे हो ना मेरी बात? और अगर मैं 0 से 2 तक चलता हूं तो मेरे को कोई मॉड्यूलस यूज करने का जरूरत है नहीं, ठीक है? क्योंकि ये एरिया नेगेटिव आएगा, आप जानते हो x का वैल्यू y क्यूब dy रखते हैं, और ये आ जाएगा आपका 0 से 2 y क्यूब dy। कैलकुलेट कर लो, आंसर निकालो, स्क्वायर यूनिट लगाओ, वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सही बात है क्या? क्लियर है? तो कर्व का नॉलेज बहुत अच्छा होना पड़ेगा। बोर्ड्स में जो आता है वो तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स इन और हाइपरबोला, ये 4 कॉनिक्स जो इनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। बोर्ड का सारा सवाल आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज 2 खोल के, ठीक है? तो उसी के आसपास घूमता रहता है। बट जेई भी अगर आएगा तो अननोन कर्व्स यूज करेंगे, वो कभी भी कॉनिक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉनिक्स इतना बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हो और जेई पूछ के क्या करेंगे, उसका लेवल तो मेंटेन करना होगा ना। तो वो कभी भी अननोन कर्व देता है ताकि आपके डिफरेंशियल कैलकुलस भी साथों साथ टेस्ट हो जाए। सही बात है? तो हर साल करता है जेई ऐसा। सही बात है ना? एरिया में चैप्टर बहुत सिंपल है, इस वजह से एरिया में इतना आसान सवाल वो लोग नहीं देते, थोड़ा सा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस टेस्ट करने के लिए मिलता है। बट अगर आप जिस तरीके से आप पढ़ के आए हो मेरे से, उस तरीके से अगर आप प्रॉपर्ली मुझे फॉलो किए तब आपको पानी लगेगा सारी चीज, ठीक है ना? तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस आप करके देख लीजिए, मैं सच बोल रही झूठ बोल रहा हूं, देख लेना। नंबर 22 में चलते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है आज के लिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y बराबर 3x² 4 एंड दिस लाइन। सही है ना? तो y इक्वल टू 3x² 4, ये पैराबोला क्या होगा? सबसे पहले तो ये निकाल, ये पैराबोला क्या है? y इक्वल टू 3x², दैट इज x² इक्वल टू समथिंग ऑफ y, दैट इज अपवर्ड पैराबोला होगा, पासिंग थ्रू 0,0 आप जानते ही हो। और ये लाइन जो होगा, ये लाइन क्या है? 3x माइनस 2y प्लस 12। अभी ये लाइन क्या होगा? y जहां पे 0 होगा उस जगह पे x हो जाएगा -4, ठीक है? और y x जहां पे 0 होगा उस जगह पे y हो जाएगा 6। सही है क्या? क्लियर है? ये वाला एरिया होगा। मैं थोड़ा सा, आप समझ ही रहे हो कि मेरा जगह नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से 6 को थोड़ा नीचे ले लूंगा, ठीक है ना? नहीं तो मेरे को एरिया बाउंड में दिखा नहीं पाऊंगा ना आपको। और 4 को थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, -4 को। सही है? ठीक है ना? ये देख लेना, ठीक है? चलो, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। तो ये दोनों कर्व मिलकर के जो एरिया बाउंड कर रहा है वो एरिया कौन सा है? ये एरिया, ये वाला एरिया बाउंड होगा। सही है क्या? क्लियर? अच्छा दिख रहा है क्या? देख लेता हूं यार एक बार, देखिए मतलब तो दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, बढ़िया से दिख रहा है, क्या दिक्कत है? अभी फील कर जरा, प्रॉपर्ली फील कर। सही है क्या? चल प्रॉपर्ली फील करना भाई, ठीक है? चल, तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे? यहां पे अपन क्या बोलेंगे? देखो यहां पे अपन क्या बोलेंगे? अच्छा, तो अभी 2 कर्व से एरिया बाउंड हो रहा है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सही है क्या? ठीक है? तो गिवन कर्व्स आर, 2 कर्व से बाउंडेड, पहला क्वेश्चन मिला ना? कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस लेंगे। गिवन कर्व्स आर y इक्वल टू 3x² 4 एंड 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है? सॉल्विंग 1 एंड 2, पहले तो सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सॉल्विंग 1 एंड 2 वी हैव, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 इंटू 3x² 4 प्लस 12 बराबर 0। सही है क्या? तो यहां से हमारे को ये कैंसिल करके 2 मिलता है, और इधर 6x माइनस 3x² और प्लस 24 इक्वल टू 0 आ जाता है। सही है क्या? तो यहां से अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो ये x² माइनस 2x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8। सही है क्या? तो यहां से आपको x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 मिल जाता है। तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 एंड 4
देयरफॉर y क्या हो जाएगा, -2 अगर x है तो y हो जाएगा 3, और 4 अगर डालेंगे तो ये 16/4, 4 into 3 12 हो जाएगा. देयरफॉर curves 1 and 2 cut each other, curves 1 and 2 cut each other at कौन सा पॉइंट, -2,3 and 4,12. तो ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया. तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, -2, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x = 4. सही है क्या, क्लियर है. तो ये -2 से 4 हो गया, सही बात है. Therefore the area bounded by these two curves, area bounded by the two curves is shown in figure, and the required area is क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बोल. पूरा -2 से 4 के बीच में अपर कर्व तो यही है ना, स्ट्रेट लाइन ही तो अपर कर्व है. अपर कर्व तो चेंज ही नहीं हुआ ना, ये वाला चीज तो हुआ ही नहीं कि अपर कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद अपर कर्व चेंज हो जाए, ऐसा फील तो आया ही नहीं ना. पूरा इस इंटरवल में अपर कर्व स्ट्रेट लाइन ही है और लोअर कर्व पैराबोला ही है. तो डायरेक्टली आप क्या करो, ब्रेक करने का जरूरत ही नहीं है, पूरा -2 से 4 में इंटीग्रेट कर दो. अपर कर्व क्या हो जाएगा, यहां से y निकाल, y कितना हो जाएगा, यहां से 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x²/4. लोअर कर्व हो गया पैराबोला, dx. इसको कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आएगा. समझ आ रहा है, पक्की बात, क्लियर है भाई. चलो, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है वो क्या है, देखो. इस बार 2020 में आसाम काउंसिल में ये सवाल आया है, बट ये सवाल शिट का ही सवाल है, बट किस तरीके से पूछा है वो लोग ये देखो. जहां पे 80% जनता गलत करके, आपको अगर विश्वास नहीं होता है ना, तो आप YouTube चैनल में, कलाम इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में जाना और पेपर डिस्कशन वाला जो प्लेलिस्ट थे उसमें जाकर के 2020 का वीडियो सॉल्यूशन में जाना. ठीक है ना, 2020 का जो काउंसिल का वीडियो सॉल्यूशन बनाया था फरवरी में, उस पे जाना, उस पे जाकर के नीचे कमेंट्स देखना. देखिएगा, नौगांव का एक बच्चा ने कमेंट किया है, 2 बच्चा ने कमेंट किया है, मेरा जान पहचान तो 2 से 3 लोग गलत करके आए हैं इसको, जबकि क्लास में बोल के देता हूं हर साल, फिर भी गलत करके आए. ठीक है, बट उन लोगों ने भी बहुत, मैं बोल रहा हूं ना, 80% जनता गलत किए. ये 6 मार्क का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, 80% जनता गलत की. समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है. इसीलिए वो हमारा जो कल का, इस बार का जो बैच का लड़का, उसको 93 मिला, 99 मिल जाता है इस सवाल के लिए. सिर्फ ये सिले मिस्टेक करके आया, इसीलिए 93 में आराम से 99 मिल जाता है, स्क्रीन टाइम मिल जाता है, सिर्फ इस सवाल के लिए पूरा 0 काट के रख दिया. समझ में आ रहा है ना. तो आप सोचो कि एक क्वेश्चन कितना अहमियत देता है. इतना मेहनत करके 93 लाया, पूरा पेपर सही है, बट अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन सही कर दे तो 99 आ जाता. सही बात है, बट उससे मेरा कोई गम नहीं है. ठीक है, वो नंबर लाना है, कभी भी लाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग लेके आ जाओ, आप लोग भी नहीं लाए तो भी कोई गम नहीं है. मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं तो मेरे को कोई दुख होगा. प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सोचो सबका गलती क्यों हुआ, ये एक बार सोचो. सबका आंसर गलत आ रहा है, क्यों? बहुत ही कम बच्चे जो सही से इस बात को पकड़ के रखा हुआ. बस क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व एंड एक्स एक्सिस. अभी जनाब के दिमाग में तो ये चीज काम करता ही नहीं है कि एक्स एक्सिस जो आया तो उसके बारे में भी ध्यान देना है. वो तो एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व देख के ये सुंदर सा बाउंडेड रीजन मिल गया, इसको शेड कर दिया. अरे जनाब, अगर एक्स एक्सिस बोल देता है तो तेरे को रेड वाले का बात नहीं पूछ रहा है, तेरे को कौन सा पूछ रहा है, तेरे को ये वाला एरिया पूछ रहा है. समझ आ रहा है ना. ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये कर्व और एक्स एक्सिस मिलके यही एरिया बाउंड कर रहा है. तो नोट दे करके, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद नोट दे करके ये लिख के रखना कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, कर्व और एक्स एक्सिस कर देता हूं तो एरिया बाउंडेड ये वाला हो जाएगा. समझा क्या? और ये वाला कहां से कहां तक हो जाएगा एरिया. ये वाला एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, -4 से -2 तक. ये पॉइंट तो -4 है ना, तो लिखना पड़ेगा द स्ट्रेट लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट x = -4. ये सब दिखाना पड़ेगा अलग से. तो -4 से -2 तक, क्योंकि यहां से यहां तक देखो ना, कर्व कौन है, अपर कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है और लोअर कर्व तो दोनों जगह पे सेम है ना. अपर कर्व ये है और यहां से यहां तक अपर कर्व कौन है, पैराबोला है. तो -4 से -2 तक पहले हम 3x + 12/4 2dx करेंगे और फिर -2 से 0 तक जाएंगे और पैराबोला लेंगे, दैट इज 3x² 4dx. ये आ जाएगा एरिया का आंसर, अगर आपको एंड एक्स एक्सिस ऐड कर दिया तो.
जो बच्चे गलत करके आए। समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व और एक्स एक्सिस मिलके ये एरिया बाउंड कर रहा है। बट अगर मैं सिर्फ ये दोनों कर्व मिलकर के एरिया बाउंडेड पूछता हूं तो वो ये वाला होगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व ओनली। कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बात नहीं किया, तो ये वाला होगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। और एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व एंड वाई एक्सिस यहां पे पूछ ही नहीं सकता है, बिकॉज अगर वाई एक्सिस बोलते हो तो एरिया बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड वाई एक्सिस मिलके ये एरिया भी हो सकता है, ये एरिया भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें वाई एक्सिस अगर पूछना है तो वाई एक्सिस पूछ सकते हैं हम इस तरीके से कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व एंड वाई एक्सिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू एरियाज बाउंडेड बाय द कर्व, दिस टू कर्व एंड वाई एक्सिस। और इसका आंसर दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं a1:a2 दूं तो भी करेक्ट होगा और a2:a1 दूं तो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस और दो कर्व मिलकर के तो ये वाला एरिया बाउंड कर रहा है ना, या तो ये वाला करेगा या तो ये वाला करेगा। अब अगर सिमेट्रिक होता तो सिर्फ इतना सा लिखने से ही होता, बट एज सिमेट्रिक नहीं है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि कौन सा एरिया निकालूं, ये निकालूं या फिर ये निकालूं। तो तब उसको क्वेश्चन चेंज करके देना पड़ेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व एंड y एक्सिस। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप ये सब चीज समझ के रखना। हाँ, एक ही प्रॉब्लम है, हर साल इतना ही डिस्कशन करके देता हूं, समझे क्या मेरी बात। ये प्रॉब्लम के साथ ये वाला भी बताता हूं, ये वाला भी बताता हूं, समझ में आ रहा है। बट फिर भी ध्यान नहीं रहता ना, क्योंकि पढ़ता नहीं अच्छे से। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। तो वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम तो करोगे बाउंडेड बाय दिस टू कर्व, तो सिर्फ ये हिस्सा आएगा रेड वाला, ये समझ के रखना। नोट देकर के इसी क्वेश्चन के नीचे नोट नंबर 1 में क्या करना, सेम क्वेश्चन एंड विथ एक्स एक्सिस लिख करके कैलकुलेट करके रखना। कैलकुलेट करना कर, बट एक्सप्रेशन तो जरूर लिख के रखना। और नोट नंबर 2 दे करके वो वाला क्वेश्चन कर देना, दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द, क्या बोलते हैं ना भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू रीजन एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू रीजन फॉर्म बाय दिस टू कर्व एंड वाई एक्सिस। तो समझ जाओगे कि वाई एक्सिस के साथ जो दो एरिया बन रहा है वो ये दोनों है, तो इन दोनों एरिया का रेशियो निकालना है। तो एक बार क्या करना है, -2 से 0 अपर माइनस लोअर dx, और एक बार 0 से 4 अपर माइनस लोअर dx करके निकाल देना। एज यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है तो अपन बोल नहीं सकते कि दोनों एरिया इक्वल होगा। ऑब्वियसली ये एरिया इससे ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले से राइट वाला ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे को एकदम डीप में जाकर के टॉपिक को स्टडी करना है। सही है क्या। अभी आप बोल सकते हो सर ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व मिलकर के तो ये एरिया भी बाउंड हो रहा है, एक्स एक्सिस और कर्व। बहुत बच्चे मेरे को पूछते हैं ना सवाल कि सर एक्स एक्सिस, कर्व और स्ट्रेट लाइन मिलकर के आपको ये एरिया नहीं दिख रहा है, ये एरिया भी तो आएगा ना, जिसका आंसर इंफिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। बट हम अनबाउंडेड एरिया से मतलब नहीं रखते, क्योंकि हमेशा हमारे क्वेश्चन को पूछ के बोल के देता है रीजन इंक्लूडेड या फिर बाउंडेड, ऐसा वर्ड मेंशन करके देता है। तो बाउंडेड मतलब ही क्लोज रीजन का बात कर रहा है ना। अनबाउंडेड मतलब क्या, ओपन रीजन है ना। तो ये रीजन तो अनबाउंडेड है ना। एरिया बाउंडेड अगर मैं लिख दिया तो समझ ही आएगा कि एरिया बाउंडेड एक ही रीजन है यहाँ पे, वो ये है। सिमिलरली मैं इसका भी तो बात कर सकता हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी कर्व, लाइन और एक्स एक्सिस तीनों मिलकर के अनबाउंडेड रीजन दे रहा है, एरिया है ना। बट ये अनबाउंडेड है, इसीलिए हम नहीं लेंगे, हमारे को बाउंडेड चाहिए। सही बात है क्या, क्लियर है। इधर ये वाला भी आप बोल सकते हो विद वाई एक्सिस, बट एज ये अनबाउंडेड है इसको अपन नहीं ले सकते। सही है क्या, क्लियर है। ये प्रॉब्लम लिखने के बाद नोट 1 और नोट 2 देना मैंडेटरी है, ये भूलना मत। सही बात है क्या, क्लियर है। बस इसको भूलिएगा मत, जो बोल रहा हूं वो प्रॉपर्ली समझिएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते दोस्त। बेसिक लेक्चर था और एक और लेक्चर चाहिए होगा अगले लेक्चर में, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स कराएंगे और उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो 2 ही लेक्चर का टॉपिक है, सफिशिएंट है 3 to 4 आवर्स। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, उतना भी नहीं पढ़ाता है तो चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए अपन यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा। जो भी डाउट होगा पूछते रहिए साथों साथ और प्रॉपर्ली होमवर्क करते रहिए। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अलविदा।